कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली बिना ट्रक के ही एक नोबेल बॉय वैन फेर्टियो के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैन बाहर देखते हैं कि भाई आखिर वो कहाँ पर है। तब यहाँ पर एक मेड आके उसे पकड़ लेती है। वो उसे कह रही होती है कि लॉर्ड वैन ऐसा ना करिए, ये करना खतरनाक है। वैन कहता है कि वो बस बाहर का नजारा देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। मेड यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि वैन सिर्फ 2 ही साल का है, लेकिन वो इतने मुश्किल शब्दों को इतने आसानी से कैसे बोल पा रहा है। वैन को वो कौन है इसके बारे में सब मेमोरीज होती है। उसे पता होता है कि उसके सामने ये टिल है, ये उसकी पर्सनल मेड होती है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर खाना खा रहा होता है। वैन को ये भी पता होता है कि उसके फादर का नाम मार्कस फेर्टियो है और उसके मुर्शी, जार्ड और स्टेटो ये 3 बड़े भाई भी है। वैन भाई यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि उसको तो यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, यकीनन वो एक नोबेल है तो उसे यह सब कुछ मिलेगा ही। खैर तभी वैन के फादर सेकंड बेटे जार्ड से पूछते हैं कि आज वो क्या करने वाला है। जार्ड बताता है कि वो मैजिक और बैटल फॉर्मेशन के बारे में सीखने वाला है। इसके बाद मार्कस तीसरे बेटे सेस्टो से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। सेस्टो बताता है कि सर मैं आज मैजिक सीखने वाला हूँ। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ये अपने डैड से भाई बहुत ही डरते हैं। खैर आखिर में हम देखते हैं कि मार्कस वैन से पूछता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमारे नेशनल कल्चर और हिस्ट्री के बारे में स्टडी करूँ। ये सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वैन के फादर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे वैन का मजाक उड़ाते हुए नहीं हंस रहे होते हैं। वैन के फादर खुश है कि 2 साल के होने के बावजूद वैन बहुत ही ज्यादा समझदार है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वैन की मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वैन के डैड उसे कहते हैं कि उनको पूरा भरोसा है कि वैन के पास भी उनके और उसकी मॉम की तरह पावरफुल फायर मैजिक होगा। उनको वैन से बहुत ही उम्मीदें होती हैं। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 8 साल की उम्र में यहाँ पर पर्सन का एक मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस दुनिया में पर्सन के मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज लोगों को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसलिए नोबल्स फायर, वाटर, विंड या अर्थ इन 4 एलिमेंटल मैजिक में से किसी एक का डिजायर रखते हैं। इन 4 एलिमेंट के अलावा अगर किसी के पास कोई और एप्टीट्यूड होगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बेकार समझा जाता है और सभी उसे नीची नजरों से देखते हैं। वैन के फादर और उसके सारे ब्रदर्स के पास 4 एलिमेंटल मैजिक में से ही कोई एक एलिमेंटल मैजिक है। आगे हमें देखने को मिलता है कि वैन टिल से अलग अलग मैजिक के बारे में जान रहा होता है। बाकी की मेड यहाँ पर हैरानी हो गई थी कि वैन इतना छोटा होने के बावजूद भी कितना समझदार है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बस पूछ नहीं रहा, साथ ही उनके बारे में नॉलेज भी हासिल कर रहा है। तब यहाँ पर स्पार्डा नाम का एक बटलर आता है। ये वैन के फादर को काफी सालों से सर्व करता आया है। और वैन अभी आप 2 साल के हैं, मैं जानता हूँ कि आप सीख रहे हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आप सीख रहे हैं, है ना? लेकिन आपको कितना कुछ पता है। वैन को भाई इससे थोड़ा सा डर सा ही लगता है। वो बताते हैं कि अभी वो अच्छे से पढ़ना नहीं सीखा है और वो थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन कर पाता है। लेकिन स्पार्डा भाई वैन को उंगलियां दिखा के पूछता है कि ये दोनों मिला के कितने होते हैं। यकीनन वैन आसानी से बता देता है कि टोटल 5 होते हैं। ये सुनते ही स्पार्डा वैन से कहता है कि वो उसका ट्यूटर बनेगा। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा ही परेशान हो जाता है। स्पार्डा वैन की हद से ज्यादा खतरनाक पढ़ाई लिखाई करता है। बेचारा वैन 2 साल तक इस हेल में ही रहता है। आगे वैन 4 साल का हो जाता है। हम देखते हैं कि वो टिल के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन टिल यहाँ पर वैन के भाई मजे ले रही होती है। आगे दूसरी मेड्स टिल को पकड़ लेती है। टिल, तुम्हें लॉर्ड वैन की ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन, इस वुमेन को पनिश कीजिए। अरे पनिश? लेकिन सच में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नोबेल से कोई रूड बर्ताव करता है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। लेकिन यकीनन वैन को भाई इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम देखते हैं कि वैन आके टिल को एक पिंच मारता है और कहता है कि ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। आगे 1 और साल बीत जाता है। इस 1 साल में वैन ने लगातार स्वॉर्ड्समैनशिप सीखा है। अभी वो अपने लेवल के सोल्जर्स इन ट्रेनिंग वालों के साथ इक्वली फाइट कर पा रहा होता है। सारे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर हैरान होते हैं कि एक नोबेल होने के बावजूद वैन उनके साथ एकदम अच्छे से नॉर्मल लड़के जैसे ही बर्ताव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है। तभी चिवलैरिक के ऑर्डर्स डिप्यूटी कमांडर डी वैन के पास आता है। डी को पता चल गया होता है कि वैन स्वॉर्ड्समैनशिप में कमाल का है, इसीलिए वो वैन को यहाँ पर देखने के लिए आया था। वैन के सॉफ्ट हाथों को देख के डी काफी ज्यादा हैरानी हो गया था। उसे लगा था कि वैन रात भर स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वैन बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, रात में उसे बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तभी डी वैन को बताता है कि उसने सुना है स्पार्डा को ऑर्डर दिया गया है कि वो वैन की स्टडी नॉर्मल से 3 टाइम ज्यादा हार्ड
कर ले। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वही तो मुझे हमेशा से ये और लगता था कि सिर्फ मुझे ही अकेले को मॉर्निंग से रात तक पढ़ाई करवाई जाती है। खैर डी यहाँ पर वैन से कहता है कि वो उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने वाला है। वैन कहता है कि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप पसंद है लेकिन उसे स्टडी करना भी पसंद है। वो दोनों में ही अपना बेस्ट करने का ट्राई करेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं आपको पर्सनली कुछ स्वॉर्ड लेसन दूंगा। वैन समझ जाता है कि भाई डी मानेगा नहीं, उसे उसके साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करनी होगी। आगे हम देखते हैं कि डी भाई वैन की भयंकर स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो वैन से कहता है कि उसे 100 अबो विंग्स, 100 मिड स्वैप्स और 100 थ्रस्ट करने हैं। शाम तक स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर करके वैन भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि भाई ये डी मोशन है। तभी डी वैन से कहता है कि वो वैसे बेटा है, उधर भी वो ट्रेनिंग कर ले। वो ऐसे एक इमेजिनरी सीट पर बैठे। खैर तभी टिल यहाँ पर आके वैन को टॉवल देती है। भले चाहे कैसी भी हो, लेकिन वैन को अपनी नई लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है। आगे हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है। हर दिन स्टडी और शॉर्ट की ट्रेनिंग करने के बाद वैन बोर हो चुका था, इसलिए वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए मार्केट में आया होता है। मार्केट में आने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी पीछे की बिल्डिंग को देखने के बाद वैन पूछता है कि आखिर ये क्या है। टिल उसे बताती है कि ये मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल है। ये कंपनी बहुत ही बड़ी है और किंगडम में इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी है। तभी वैन देखता है कि एक बंदा एक लड़की को बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहा होता है। तुमने उस लड़की को ऐसे बांध के क्यों रखा है? हाँ, मेरा बेटा है, इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा? हाँ, मैं यहाँ पर इसे स्लेवरी में बेचने के लिए लाया हूँ। क्या स्लेवरी? काफी समय से अब तक गरीब फैमिलीज अपने बच्चे जिनको वो खाना तक नहीं खिला पाते, वो उनको स्लेवरी में बेच देते हैं ताकि इससे उनको कुछ पैसा मिले और वो जी पाए। तब यहाँ पर मैरिज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल से रोजालिया नाम की एक लड़की आती है जो कि वैन को पेश लेती है। सब आपके बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड वैन। मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा नाम रोजालिया है। वैन रोजालिया से पूछता है कि ये बंदा उसके बेटे को यहाँ पर बेचने के लिए लाया है तो वो कितने में बिकेगा। रोजालिया बंदे से पूछते है कि उसके लड़के में कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है। बंदा बताता है कि इसके पास थीविंग मैजिक है। यह सुनने के बाद रोजालिया बताती है कि इसके लिए वो उसे सिर्फ 3 ही लार्ज सिल्वर कॉइन दे सकती है। ये सुनने के बाद बंदे को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बच्चे को पीटने लगता है। तुम बेकार लड़के कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। बंदा लड़के को किसी और शॉप में ले जाने लगता है, लेकिन वैन उसे रोक देता है और कहता है कि इस लड़के के लिए वो उसे 5 बड़े सिल्वर कॉइन देगा। बंदा इसके लिए मान जाता है। वो 5 सिल्वर कॉइन को लेके यहाँ से निकल जाता है। इस लड़के का नाम खामसिन होता है। वैन खामसिन को फ्री कर देता है और उसे कहता है कि अब से वो फ्री है। वो जहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन खामसिन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। वैन भी ये बात समझ जाता है। वैन उसे कहता है कि खामसिन उसके साथ आ जाए, लेकिन लॉर्ड वैन आपके फादर ऐसे ही किसी को मैंशन में नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन बात अलग होगी अगर आप इसे एक स्लेव बना के लाते हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद वैन को ना चाहते हुए भी खामसिन को अपना स्लेव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर खामसिन को वैन का स्लेव बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। रोजालिया वैन और खामसिन का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देती है। खामसिन के हाथ पर एक साइन आता है। रोजालिया बताती है कि यह स्लेव कॉन्ट्रैक्ट सील है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई नहीं होता ये सील हमेशा ऐसे ही रहेगी। वैन अब खामसिन के लिए कुछ नए कपड़े लेने के बारे में सोचता है। रोजालिया उसे कहते हैं कि वैन फर्स्ट टाइम उनके यहाँ पर आ रहा है तो उससे कोई भी वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। ये सुन के वैन उसे थैंक्स कहता है। रोजालिया हैरानी हो जाती है कि एक नोबेल उसे थैंक्स कह रहा है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर खामसिन वैन के पास आके उसे कह रहा होता है कि कमांडर डी उसे ढूंढ रहे हैं। वैन आके खामसिन से कहता है कि वो खामसिन को ये कुकी देगा अगर वो डी को बताएगा कि वैन यहाँ पर नहीं है। खामसिन इसके लिए मान जाता है। हालांकि वो वैन को बताता है कि कमांडर डी को ऑलरेडी लगभग पता चली गया है कि वैन यहाँ पर है। डी यहाँ पर आ जाता है। खामसिन उसे बताता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। हाँ, लेकिन किसी ने उसे थोड़ी देर पहले रूम में जाते हुए देखा था। तभी डी को खामसिन के मुंह पे कुकीज के क्रम्स दिखते हैं जो कि अभी कुछ मोमेंट पहले नहीं थे। खामसिन उनको वाइप अप कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। डी को भाई सारा मसला समझ आ गया होता है कि वैन ने खामसिन को रिश्वत देके उसके बारे में बताने से मना कर दिया है। खामसिन भी कहता है कि आखिर वो क्या करे, वो वैन का स्लेव है ना, उसको उसकी बात माननी होगी। एक बच्चे होने के बाद भी तुम में काफी दम है। हाँ, जब मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लॉर्ड वैन की जगह पे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। क्या? डी भाई खामसिन को लेके यहाँ से जाने लगता है। आगे दिन बीतते हैं और वैन 8 साल का हो जाता है। पूरे किंगडम में वैन की बात चल रही होती है। सभी को पता ही होता है कि वो कितना अच्छा है, इसलिए सभी वैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अब ये सभी वैन के मैजिकल एप्टीट्यूड रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वैन के पास
4 एलिमेंट मैजिक में से कोई भी एप्टीट्यूड नहीं होता। इसके ऊपर से वैन को सबसे बेकार एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक मिला होता है। तुम्हें पता है प्रोडक्शन मैजिक को सारे मैजिक में सबसे बेकार क्यों माना जाता है? उस मैजिक में मटेरियल्स को प्रिपेयर करके अपने दिमाग में रिजल्ट को विजुअलाइज करके तुम स्वॉर्ड्स और एक्सेसरीज को बना सकते हो, लेकिन ये चीजें बिना मैजिक के भी आसानी से बन जाती है। आखिर इससे तुम लोगों को कैसे बचा पाओगे? मेरा लेट 5 मेरा पावरफुल मेज थी और मैं भी, तो आखिर हमने तुम्हारे जैसे एक प्रोडक्शन मेज को कैसे जन्म दे दिया? वही गधा था जो तुमसे उम्मीदें लगाई। हम देखते कि भाई वैन के फादर उसे खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन वैन का सबसे बड़ा भाई मुर्शी उसे रोक देता है। मुर्शी फादर एक रिमोट विलेज है जो कि हमारे मार्च का हिस्सा होने के बावजूद अपनी लोकेशन की वजह से डेवलप नहीं हुआ। क्यों ना उस विलेज को हम वैन को दे दें? नेमलेस विलेज। मुर्शी बताता है कि उस विलेज में 100 लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि नॉर्थ के माउंटेन की तरफ घूमते रहते हैं। वो गांव फेल्डिबर्टो कंट्री के पड़ोस में है और दूसरी तरफ रेवल किंगडम एलनेटा है। अभी के लिए उस विलेज की वैल्यू सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैंप फील्ड के लिए है। मार्केस फैसला कर लेते हैं कि वो वैन को उस गांव का लीडर बना देंगे। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं। मुर्शी अपने छोटे भाई से माफी मांगता है कि उसे ऐसी जगह पर जाना होगा। भैया आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपकी वजह से मैं बच पाया। आगे हम देखते कि वैन की उस विलेज में जाने की तैयारी हो रही होती है। वैन को ये अलो नहीं किया गया होता है कि वो चिवलैरी को ऑर्डर के नाइट्स को अपने साथ ले जाए, इसलिए वैन के बड़े भाई मुर्शी ने कुछ एडवेंचरर को वैन के प्रोटेक्शन के लिए हायर करते होता है। तभी हम देखते हैं कि टिल भी भागते हुए यहाँ पर आती है। वो कहती है कि वो लॉर्ड वैन की पर्सनल मेड है तो वो उनके साथ ही आएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई डी भी यहाँ पर आता है। लॉर्ड वैन मेरा प्लान है कि स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में मुझे जितना कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वैन भाई यहाँ पर हैरानी था कि डी उसके साथ कैसे आ सकता है, उसे तो ये अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन भाई डी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। खैर तभी स्पार्टा भी यहाँ पर आता है। वो वैन को बताता है कि उसने उसके फादर से कहा है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहा है, अब वो रिटायर हो चुका है तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता है और उसने वैन के साथ जाने का सोच लिया होता है। वैन भाई यहाँ पर परेशान सा ही हो जाता है। खैर आगे हम देखते कि वैन भाई खुश था कि वो सभी उसके साथ आ रहे हैं। तभी आगे जाते हुए वैन देखता है कि सभी लोग यहाँ पर उसे ग्रैंड सेंड ऑफ देने के लिए आए होते हैं। वैन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके फादर ने ऑर्डर दिया था कि वैन को सीक्रेटली यहाँ से भेजना है, लेकिन आगे वैन को पता चलता है कि इन दोनों ने बैनर लगा के सबको बता दिया होता है कि लॉर्ड वैन आज जाने वाले हैं। खैर सब यहाँ पर वैन को गुड बाय करते हैं। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ये सभी काफी आगे आ चुके होते हैं। कैरेज में वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है। वो एक लकड़ी से एक छोटी से नाइफ को बना देता है। खैर तभी आगे बढ़ते हुए कैरेज अचानक से ही रुक जाता है। वैन को देखने को मिलता है कि जिस विलेज में वो जा रहा है वहाँ पर अटैक हो चुका है। एडवेंचरर्स वैन को बताते हैं कि वो बैंडिट्स या मर्सनरीज हो सकते हैं। वैन देखता है कि विलेज के अराउंड भारी लकड़ियों से एक डिफेंस बना तो हुआ है, लेकिन वो एरोस को अंदर जाने से नहीं रोक सकता। लगभग 20 इनिमी होते हैं और यहाँ पर वैन की तरफ बैटल करने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। डी तो भाई लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन हायर के हुए एडवेंचरर में से ऑर्थो उसे कहता है कि वो बैंडिट से लड़ने नहीं वाला, उनका काम बस वैन को गार्ड करना है। वो कोई भी बैटल करके अपनी कॉमरेड्स की जान को खतरे में नहीं डालेगा। डी उसे कहता है कि कम से कम वो वैन को प्रोटेक्ट करे, वो जाके आगे लड़ेगा। एडवेंचरर्स इसके लिए हाँ कहते हैं, लेकिन स्पार्टा डी को रोक देता है। सर डी, अगर आप मारे जाते हैं तो विलेज का कंट्रोल लेके भी उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, तो आखिर हम क्या करें? स्पार्टा इनको बताता है कि वो एक एलिमेंटल मेज है, उसके पास एक प्लान है। स्पार्टा का प्लान होता है कि वो पहले आगे जाके एक डिफेंसिव वॉल बनाएगा और एक चारे की तरह इनिमी का ध्यान अपनी ओर कर लेगा। उसके बाद एडवेंचरर्स वॉल के पीछे से अटैक करेंगे। जैसे ही इनिमी का फोकस उनके ऊपर आएगा, डी और उसके बंदे फ्लैंक करके अटैक करेंगे। सरप्राइज अटैक से जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, लेकिन यकीनन ऐसा करने की वजह से स्पार्टा की जान नहीं बचेगी। ये बात वैन भी समझ जाता है। स्पार्टा आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से आप नहीं बच पाएंगे। इस ओल्ड मैन को एक आखिरी बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दीजिए, प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को अलो कीजिए लॉर्ड वैन। स्पार्टा हमारे होम के लिए आपने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं ऐसी जगह पे आपको मरने नहीं दे सकता, ना ही डी और उसके मेंस को भी। आप सभी हमारे हाउस के चिवलैरिक के मेंबर्स हैं। वैन जानता है कि अगर वो यहाँ पर स्पार्टा या डी में से किसी को भी खोता है तो इस लैंड को आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। वैन इसे कहता है कि वो चारा बनेगा। यू सुनने के बाद सभी के सभी हैरानी हो जाते हैं और टिल तुरंत ही इसके लिए मना कर देती है और कहते हैं कि वैन की जगह पर वो चारा बनेगी। खामसिन भी बेड बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैन इन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। वैन आगे बढ़ रहा होता है। डी की उसकी चिंता हो रही होती है। मैंने आपके साथ दिन रात स्वॉर्ड की ट्रेनिंग की है ना डिप्यूटी कमांडर, आपको लगता है कि मैं आसानी से मरूंगा? भले ही मैं मारा जाता हूँ, अपने लोगों के लिए मारा जाना
एक लॉर्ड के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। वैन की बात सुन के और तो हैरानी हो जाता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो वैन को गार्ड करने का क्वेस्ट औरतों को मिला था। पहले औरतों को लग रहा होता है कि वैन भी बाकी नोबल की तरह ही होगा जो एडवेंचरर को नीची नजरों से देखता है, लेकिन वैन यहाँ पर खुद आके औरतों को उसको गार्ड कर रहा है, इसके लिए थैंक्स कहता है। वैन का काइंड बर्ताव देखने के बाद औरतों भी बहुत ही हैरान हो गया होता है। औरतों और उसके मेंबर्स को भी वैन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि औरतों यहाँ पर सामने आ जाता है। ठीक है, हम आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। अरे नहीं, आप सभी, एक बच्चा कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेगा। अगर ये देखने के बाद भी अगर मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ तो मेरे कॉमरेड्स मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, है ना। आज तक जितने भी नोबेल से मैं मिली उससे आप पूरी तरीके से अलग हैं। प्लूरियल, देखा, आपको हमारे जैसे एडवेंचरर के नाम भी याद है, इसलिए हमें यकीन है कि हम आपके लिए हमारी लाइफ्स को दांव पे लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि डी और एस्पाडा भी आगे आते हैं। वो दोनों भी वैन से कहते हैं कि वैन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना यही उनका काम है, क्योंकि मार्किस कहरानी का वो फ्यूचर है। हम देखते हैं कि एस्पाडा ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये उसका ही यूज करने वाले होते हैं। एस्पाडा अपने एलिमेंटल मैजिक से एक क्ले वॉल बना देता है और तो और ज़ारा एक साइड से जा रहे होते हैं। एडवेंचरर डाकुओं पे अटैक कर देते हैं। डाकू यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि भाई उनके पीछे ये वॉल कब बन गई। डाकुओं का बॉस सबको ऑर्डर देता है कि वो वॉल के पीछे जो भी है उनको खत्म कर देंगे। सारे डाकू वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी डी आके डाकुओं पे सरप्राइज अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से औरतों भी डाकू को खत्म करने लगता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। ज़ारा यहाँ पर 2 डाकुओं को खत्म कर देता है। औरतों के दूसरे मेंस भी ट्रिक लगा के 2 डाकुओं को खत्म कर देते हैं। डी यहाँ पर ऑरा फॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसको ऐसे देख के डाकू भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। डाकू के बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा यहाँ पर वॉल की तरफ आने लगता है। अरे नहीं, वो वॉल की दूसरी साइड में जा रहा है, उसको रोको। लेकिन डाकू के बॉस को रोकने के लिए कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर आ जाता है और प्लूरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन तब वैन आगे डाकू के पैर पर स्लैश मार देता है। डाकू नीचे झुक जाता है। इसके बाद खामसिन आगे डाकू को स्लैश मार के खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बचे हुए सारे डाकुओं को इन सभी ने आराम से पकड़ लिया होता है। ये मैटर यहाँ पर आराम से निपट गया होता है और तो सोच रहा होता है कि वो कुछ समय के लिए वैन के पास ही रुक जाए। इन 5 एडवेंचरर को दूसरे क्वेस्ट में भी जाना था तो वो यहाँ पर रुकते नहीं, लेकिन ये 4 औरतों के साथ ही वैन के लिए यहाँ पर रुकने का सोच लेते हैं। आगे सभी विलेज के अंदर आ जाते हैं। इस विलेज की हालत तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वैन के सामने विलेज का चीफ रोंडा आता है। वैन और उनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाता है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर इस विलेज का नया लॉर्ड है। रोंडा उनके विलेज को बचाने के लिए वैन को थैंक्स कहता है। क्या पहले भी यहाँ पर ऐसे अटैक हुए हैं? हाँ, इसी साल में हमारे ऊपर अभी तक काफी सारे अटैक्स हुए हैं। आखिर इस विलेज को इतना क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले जब हम फेरेंडीन तो काउंटी का हिस्सा थे, नाइट्स इस एरिया को पेट्रोल किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये विलेज हमारे फेर्टियो मार्च का पार्ट बनने की वजह से खतरे में है। हाँ, माफ कर दीजिए, मेरे फादर मार्किस फेर्टियो ने इस छोटे से विलेज पे ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि स्मॉल विलेजेस प्रोटेक्शन के वर्थ नहीं है क्योंकि वो टैक्स के रूप में कुछ दे नहीं सकते। चीफ, किंगडम के स्टेट के बारे में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। वैन इनको समझाता है कि किंगडम ने जो रूल्स बनाए हैं उनको तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में उसने 3 मेजरमेंट लिए हैं। पहला, वो इस विलेज में कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जिससे किंगडम इस विलेज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, मर्चेंट को रेगुलर यहाँ पर काम पर रखने के लिए अर्निंग सोर्स को जनरेट करना। तीसरा, खुद से इस विलेज को इम्प्रूव और डेवलप करना। लड़की बताती है कि इसके बारे में उन्होंने बहुत बार सोचा, लेकिन ये बस बोलने के लिए आसान है, कोई भी ये काम अभी तक नहीं कर पाया। वैन भाई लड़की को मोटिवेट करता है कि अब उनका नया लॉर्ड यहाँ पर आ गया है, इस विलेज को वो बचाने के लिए और डेवलप करने के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन भाई वैन की बात को यहाँ पर कोई भी सीरियसली नहीं लेता। वैन मन में कहता है कि यार इनमें से कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी एस्पाडा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो मार्किस फेर्टियो को एक बटलर के तौर पर सर्व कर चुका है। इसके बाद डी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फेर्टिस के चिवलारिक ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर है। वो यहाँ पर वैन को सर्व करने के लिए आया है। ये सुनने के बाद अब ये लोग हैरानी हो जाती है कि भाई इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोंडो भाई खुशी से वैन से पूछता है कि आखिर उनका एलिमेंट मैजिक कौन सा है, लेकिन वैन उनको जरा शांत करता है और बताता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, तो उससे वो कॉम्बैट के लिए ज्यादा उम्मीद ना रखे। प्रोडक्शन मैजिक सुनते ही ये तीनों फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। खैर तब यहाँ पर एक विलेजर पूछता है कि टैक्स के बारे में क्या करें। उनके खुद खाने पीने के वादे हैं, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ही उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है।
हैं तो वो 30% टैक्स कैसे देंगे। कंडीशन को देखते हुए वैन कहता है कि अभी के लिए वो टैक्स को 30% से 10% कर देगा। पहले उसे यहाँ पर सबकी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल करना है। सिर्फ 10% टैक्स सुनने के बाद सभी विलेजर्स हैरानी हो जाते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वैन अभी सबसे पहले विलेज के डिफेंस को बढ़ाने का सोचता है। एस्पार्डा, आपका अर्थ मैजिक कब तक रह सकता है? एक सर्टेन टाइम के लिए वॉल बनी रहेगी, लेकिन टाइम के साथ जैसे ही माना कम होता रहेगा वॉल बस एक मिट्टी की दीवार होगी। मतलब हमें उसे किसी स्ट्रॉन्ग चीज से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, क्या अभी के लिए आप वॉल को बना सकते हैं? एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक से विलेज के चारों तरफ एक वॉल बना देता है। सारे विलेजर्स ये देख के भाई हैरानी हो जाते हैं। खाई और कुछ जाल वगैरह बनाने का काम डी करने वाला होता है, जिससे कोई भी बाहर से हमला करने के लिए आए तो उसकी स्पीड कम हो सके। वह सभी विलेजर से कहता है कि अगर वो सभी एक साथ हो जाते हैं तो ये विलेज फिर से पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रिबॉर्न होगा। इसके बाद हमें इन तीनों को फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन ने कुछ लकड़ियां जमा की होती है। वैन अब यहाँ पर अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करने वाला होता है। वैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे वैन का माना उसके हाथों में आता है, वो उड़ के सारे फाइबर्स को सेंस कर पा रहा होता है। वैन उन सारे फाइबर्स को थ्रेड्स की तरह एक साथ मिला के स्ट्रॉन्गर बनाता है और सबको कंप्रेस करके वो यहाँ पर एक वुड ब्लॉक बना लेता है। ये दोनों पूछते हैं कि आखिर ये क्या है? ये एक फाइबर ब्लॉक है जो कि एक नैनो फाइबर जैसा है। लेकिन भाई इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये फाइबर और नैनो फाइबर क्या है। यकीनन भाई वैन को अपनी पुरानी दुनिया से फाइबर के बारे में पता होता है, इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे थोड़ी देर बाद ऑर्थो और प्लूरियर यहाँ पर आते हैं। फाइबर ब्लॉक को देख के वो भी हैरान थे। उनको भी कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्या है। लॉर्ड वैन ने इनको बनाया है। अरे यार, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा हल्के हैं। क्या मैं इसे कट करने का ट्राई करूँ? हाँ, क्यों नहीं। और तो अपनी पूरी जान लगा के स्वॉर्ड से फाइबर ब्लॉक पे अटैक करता है, लेकिन फाइबर ब्लॉक को कुछ भी नहीं होता, उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखने के बाद और दवाई हैरानी हो जाता है। आगे शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि वैन ने अपने फाइबर ब्लॉक से यहाँ पर कई सारे वेपन बना दिए होते हैं। लॉर्ड वैन, क्या आपका माना खत्म नहीं हुआ? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो फील हो रहा है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारा माना है। प्रोडक्शन मैजिक काफी ज्यादा इंटेंस होता है, इसमें बहुत सारा माना लगता है। इस मैजिक से बस एक चीज को बनाना ही काफी ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन वैन तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाई होती है, साथ ही उसका कुछ खास माना ऐसे खत्म भी नहीं हुआ होता। वैन को भी अभी कुछ पता नहीं होता है कि भाई उसके साथ ये क्या हो रहा है। खैर तभी वैन यहाँ पर एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि खामसिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वैन वो स्वॉर्ड उसे दे देता है। तभी टील उम्मीद कर रही होती है कि वैन उसे भी कुछ दे दे। वैन भाई उसे एक एक्स देता है, जो देख के टील का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन भाई वो बेचारी अपने इमोशन को दिखा नहीं सकती। वो एक्स को ले लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। वैन को ऑलरेडी पता चल गया होता है कि टील को ये पसंद नहीं आया। वो उसके लिए बाद में कोई अच्छे से एक्सेसरी बनाने वाला होता है। आगे रात हो जाती है। टील और खामसिन सो रहे होते हैं। वैन और ये बाकी काफी दिनों से ऐसे बाहर ही कैंप लगा के गुजारा कर रहे होते हैं। वैन सोच रहा है कि विलेज के डिफेंस से पहले वो अपनी बेसिक नीड को यहाँ पर पूरी कर दे। कल वो यहाँ पर एक हाउस बनाने का सोच लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन काफी सारे फाइबर ब्लॉक्स को यहाँ पर लाता है। विलेज चीफ अंकी वैन से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए घर बना रहा है। इस जगह को नॉर्मली काफी समय से कोई यूज नहीं किया गया और मुझे लगता है कि लॉर्ड के मैंशन के लिए ये जगह परफेक्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वैन अपने घर को बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। पहले वो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स को इमेजिन करता है, इसके बाद वॉल और फ्लोर्स जो कि उनको कनेक्ट कर दे। वैन भाई एक परफेक्ट मैंशन को इमेजिन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसका मैंशन यहाँ पर बन जाता है, जिसे देखने के बाद हर कोई हद से ज्यादा ही हैरान हो गए होते हैं। टिल और खामसिन कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन का प्रोडक्शन मैजिक किसी टेरिटरी पे गवर्न करने के लिए एक एलिमेंटल मैजिक से भी बेहतर है। अरे नहीं, प्रोडक्शन मैजिक इंटरेस्टिंग स्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एलिमेंट मैजिक जैसा ऑफेंसिव मैजिक ही बेस्ट है। लोग भी वैसे लॉर्ड के अंडर ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। लेकिन भाई ये दोनों कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लॉर्ड जाल्फा के किंगडम के बजाय लॉर्ड वैन के इस विलेज में रहना ही पसंद करेंगे। वैन को लग रहा होता है कि उससे अच्छा लगे, इसलिए वो दोनों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तभी एस्पार्डा कहता है, आपने जो कहा वो वॉर के टाइम के लिए करेक्ट है। हालांकि लोग ऐसे लॉर्ड की चाह रखते हैं जो कि उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इस सेंस से देखा जाए तो जनता की जरूरतों को आपसे बेहतर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल एस्पार्डा सही कह रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने एक पूरे हाउस को ही बना डाला। लॉर्ड वैन की पावर एक नॉर्मल प्रोडक्शन मैजिक यूजर से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड की है। अगर आप लोग मुझे लंबर ला के देते हो तो मैं आपके लिए भी घर बना दूंगा। ये सुनते ही भाई ऑर्थो और डी में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपने बंदों से तुरंत लंबर को लाने को कहते हैं। लेकिन तभी चीफ भी कहते हैं कि क्या अगर वो लंबर को ला के देते हैं तो लॉर्ड वैन उनके लिए भी घर बना देंगे। विलेजर्स बता रहे होते हैं कि उनके घरों
घरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वैन भी देखता है कि हाँ, विलेजर्स के घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। वैन कहता है कि वह सबके लिए घर बना देगा। यह सुनते ही सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैन ने इन सबके लिए घर बना दिया होता है। वैन ने गिल्ड प्लान के अनुसार घरों के स्ट्रक्चर को बना दिया होता है। इस स्ट्रक्चर में 4 होम ब्लॉक के हिसाब से हाउस के यूनिट होंगे और इनके बीच में आने जाने के लिए परफेक्ट स्ट्रीट भी होगा। वैन ने सभी के घरों को यूनिफॉर्मली बना दिया होता है ताकि विलेजर्स को अपने घरों के लिए असमानता महसूस न हो। वैन ने ये घर अभी तो वुड से ही बना दिए होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इन घरों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाला होता है। हम देखते हैं कि वैन ने इनके लिए घर बना दिया होता है तो हर कोई उसके लिए खाना वगैरह दे रहा था। आगे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वैन ने मैंशन के साइड में एक पब्लिक बार भी बना दिया होता है और फ्लोरिन ने अपने वाटर मैजिक से वाटर का इंतजाम कर दिया होता है। खामसिन ने वाटर को चारकोल फायर से हीट कर दिया होता है और यहाँ पर मस्त से सभी के सभी हॉट वाटर का मजा ले रहे होते हैं। अगले दिन अभी वैन यहाँ पर विलेज में वाटर का प्रबंध करने का प्लान करता है। स्पार्डा रिवर के पास से जितना हो सके उतना एक बड़ा ट्रेंच बनाता है। इसके बाद डी, खामसिन और बाकी के हाथ से खुदाई करते हुए उसे आगे विलेज तक बढ़ाने लगते हैं। वैन पीछे रह के ट्रेंच को और मजबूत कर रहा होता है। आगे शाम हो जाती है। वैन कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन डी कह रहा होता है कि वो कुछ और घंटे काम कर लेंगे ना तो विलेज तक पहुंच जाएंगे। वैन भाई डी को जरा अपने आसपास देखने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई खुदाई कर करके इन तीनों की बैंड बज गई होती है। खैर अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने वाटर कैनल बना दिया होता है। बारिश के पानी से कैनल के अंदर का वाटर बाहर आ सकता है। शायद से मुझे विलेज के पीछे एक लेक भी बनाना चाहिए। ये काफी बढ़िया आइडिया है। पानी की कमतरता के समय भी फिर वो लेक एक वाटर रिजर्वर की तरह काम में आएगी। ठीक है, चलो इसे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लेक भी बना दी गई होती है। विलेज के चीफ वैन को थैंक्स कहते हैं कि अब उसकी वजह से उनको पानी लाने के लिए दूर रिवर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे रात को हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। ये दोनों उसी रिमोट विलेज की तरफ जा रही होती है जहाँ पर वैन है। ये कौन है और वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन ने अर्थ वॉल में स्टोन को डाल के उसे एक कंक्रीट जैसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, और ज्यादा सेफ्टी के लिए वैन ने वॉल पे कई सारे बैलिसेड भी बना दिए होते हैं। सामने शील्ड लगी होती है जिससे सामने के अटैक से डिफेंस मिलेगा। विलेज का डिफेंस अब तगड़ा हो गया होता है। वैन के प्रोडक्शन मैजिक को देख के डी तो कहता है कि भाई अगर वैन के फादर को पता होता है कि उसके पास ऐसी पावर है तो वैन हाउस का हेड या फिर कम से कम डेवलपमेंट का एडवाइजर होता। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन हेड की फाइट के एबिलिटी से कई ज्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन सर स्पार्टा, ये देख के आपको नहीं लगता कि लॉर्ड वैन की पावर कॉम्बैट के लिए सफिशिएंट है? मैं तो ये भी कहूंगा कि वो किसी और से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लॉर्ड वैन की पावर प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, लेकिन कॉन्करर लैंड के लिए ये सुटेबल नहीं है। इन दोनों का भाई अपना अलग ही मसला चल रहा होता है। वैन भाई इनको शांत करता है। वो बताता है कि फ्रस्ट्रेट होके उनको कुछ भी मिलने नहीं वाला। उनको एक साथ मिलके जो भी खतरा आता है उनका सामना करना है। खैर तभी यहाँ पर वैन को भूख लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि टिल ने खाना बना दिया होता है। तभी टिल से वैन को ये भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर इनको खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की भी बहुत कमी है। तभी स्पार्टा वैन से कहते हैं कि विलेज के डिफेंस के साथ उनको रेगुलर इनकम के बारे में भी कुछ करना होगा। यहाँ विलेज में लॉर्ड वैन को जो स्वीट बेक डिजर्ट्स पसंद है उनके लिए भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद वैन भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे कुछ तो करना ही होगा जो कि विलेज से सेल हो। आगे हमें इन सबको दिखाया जाता है। यहाँ पर वैन बस अभी आया होता है। वैन को भाई अपने बनाए हुए वेपन को ज़ारा से टेस्ट करना था, लेकिन ये दोनों अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि वो वेपन वैन ने जो इनको दिए थे ये दोनों अपने वेपन को खराब नहीं करना चाहते थे। वैन उनसे कहता है कि उसे खुशी है कि उसने दिए हुए वेपन को वो इतने प्यार से संभाल रहे हैं, लेकिन अगर वो उसे टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे है। तभी ज़ारा अपने ऑर्क नाइट शील्ड को निकालता है। ज़ारा बताता है कि ये शील्ड ऑर्क के बैग से बनी है। ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी और फ्लेक्सिबल है। वैन कामसिन से कहता है कि वह वो शील्ड पे स्ट्राइक मारे। ना चाहते हुए भी कामसिन आके शील्ड पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन अब बहुत ही हल्की सी। ज़ारा हंसते उसे कहता है कि भाई वो जानता है कि वो अपने वेपन को डैमेज नहीं करना चाहता, लेकिन इतने लाइट स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते कि बस उतने स्ट्राइक से शील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ारा भाई रोने लगता है कि उसकी शील्ड टूट गई। मैं हैरानी हूँ कि बस एक वुडन से बना हुआ वेपन इतना पावरफुल कट लगा सकता है। क्या ये एक वुडन से बनी हुई है? खैर आगे हम देखते कि वैन ज़ारा के वेपन को ठीक कर देता है, जिससे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी और तो यहाँ पर आ जाता है। हम देखते कि भाई उसने बहुत सारे ओर्स को लाया होता है और तो बताता है कि वुल्फब्रुक माउंटेन रेंज के डीप फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वहाँ के मॉन्स्टर को हंट करके औरतों ने आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और यहाँ तक मिथ्रिल और भी लाया है। मिथ्रिल और को देखने के बाद वैन भी भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया होता है। सच में ये फॉरेस्ट से मिला है? तो फिर आज
आज तक वहाँ पर कोई माइन करने के लिए क्यों नहीं गया? मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन मेरा गेस है कि ये किंगडम के रीच के बाहर है, इसलिए। ओह ऐसा है, इतना सब कुछ वहाँ पर मिला है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेल्थ और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वह औरतों से कुछ आयरन और लेता है और यहाँ पर एक आयरन ब्लॉक बना देता है। वाह, आपने इसे बना भी दिया। मैंने इसे पिघला कर पूरा नहीं बनाया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि ये कितना प्योर है। लॉर्ड वैन, क्या आप इससे मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारे शील्ड के लिए बुरा फील है। सच में? तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनाइए। स्वॉर्ड के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? हाँ पहले तो उसे स्वॉर्ड इतनी कुछ पसंद नहीं थी ना। इनको कहाँ पर पता है कि भाई वॉन की वुड स्वॉर्ड ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन वाली स्वॉर्ड कितनी पावरफुल होगी। वैन यहाँ पर आयरन से एक शॉर्ट स्वॉर्ड बना देता है जो कि ज़ारा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वॉन एक लॉन्ग स्वॉर्ड को भी बना देता है और ये तो पहले वाली से भी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उन स्वॉर्ड्स को देखने के बाद अब औरतों भी अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाने की रिक्वेस्ट करता है और ये दोनों भी हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों ने और लाया है, घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए वेपन बना दूंगा। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरियर भी यहाँ पर आ गई होती है। वो कहती है कि ये स्वॉर्ड भारी कीमत में बिक सकती है। तभी वैन यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर वो मिथ्रिल से वेपन बना दे। हम देखते हैं कि स्पार्टा भी यहाँ पर आ जाता है। मिथ्रिल को देखने के बाद वो भी हैरान हो गया था। मैंने बहुत ही कम सुना है कि लोगों ने माउंटेन को छोड़ के जंगलों में मेटेलिक ओर को माइन किया है। ये बस एक ही कारण से हो सकता है कि वहाँ पर आसपास एक डंजन हो। आपको लगता है कि वहाँ पर एक डंजन है? देखा जाए तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है ना, मतलब वहाँ पर कोई गया ही नहीं कभी, तो शायद से हो सकता है। लॉर्ड वैन, अगर हम डंजन को डिस्कवर करते हैं तो हमारी सिचुएशन बहुत ही बदल जाएगी। लोगों की और गुड्स की आने जाने की भीड़ विलेज में बहुत ही बढ़ जाएगी। एक नया डंजन, हाँ अगर हमने उसे डिस्कवर किया तो इससे विलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें बताया जाता है कि डंजन में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, साथ ही ऐसे जेम भी होते हैं जो नेशनल ट्रेजर जितने वैल्यूएबल होते हैं। नॉर्मली जब गिल्ड को नए डंजन के बारे में पता चलता है वो डंजन के सबसे पास वाले टाउन या विलेज में अपनी ब्रांच को ओपन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अभी के लिए विलेज के अंदर इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो एक नए गिल्ड को वेलकम कर सके। साथ ही नेबर वाले नेशन प्रॉफिट के चलते हुए डंजन को हथियाने के लिए इन पे अटैक कर सकते हैं। तो लॉर्ड वैन, आप ये कह रहे हैं कि डंजन की बात को हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन डंजन के बारे में अगर हमें पता चलता है तो चिवलारिक ऑर्डर भी तो आएंगे ना। प्रॉब्लम की बात ये है कि फेरेटियो हाउस में अभी मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक डंजन है तो मुझे कहीं और भेज देंगे। फिर तो डंजन की डिस्कवरी से पहले आपको विलेज को जल्दी से ग्रो करना होगा। अभी के लिए ये सभी डंजन की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का सोच लेते हैं। वैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जानता है कि डंजन की डिस्कवरी से इन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अपने फायदे को अवॉइड करके वो वैन के लिए उसको सीक्रेट रख रहे हैं। वैन इन सभी को थैंक्स कहता है। आगे वैन और टिल ऐसे ही विलेज में घूम रहे होते हैं। तभी एक विलेजर आके चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मर्ड लिजार्ड विलेज की तरफ आ रहे हैं। वैन तुरंत गेट को बंद करने को कहता है। विलेज के मेन गेट को बंद कर दिया जाता है। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं। वैन सबसे कहता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर पाएगा, उसको उन सबकी जरूरत होगी। सभी विलेजर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन सभी को ऊपर जाने को कहता है। खामसन वैन को बताता है कि औरतों की पार्टी हंटिंग करने के लिए विलेज के बाहर गई है, तो वो अभी विलेज में नहीं है। ये सुनने के बाद वैन ऊपर जाने लगता है, लेकिन टिल उसे रोक देती है। उसे वैन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है। लॉर्ड वैन, क्या हुआ? डी माफ कर देना, क्या आप टॉप पे जाके रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यही से ऑर्डर को इशू करूंगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। वैन डी से पूछता है कि वहाँ पर कितने लिजार्ड हैं। डी बताता है कि रफली 40 लिजार्ड्स हैं और वो सभी 8 मीटर टॉल है। ये सुनने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है। बस एक ही आर्म्ड लिजार्ड को हराने के लिए 4 से 5 वर्टनर नाइट्स लगते हैं। वैन डी को बैलिसेड में आयरन बोर्ड को लोड करने को कहता है। डी के मैन कह रहे होते हैं कि रेगुलर वेपन आर्म्ड लिजार्ड के टफ हाइट्स पे काम नहीं करते। डी भी ये बात जानता है, लेकिन वो ऐसे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड वैन के ऑर्डर को वो ट्राई करना चाह रहा होता है। डी सबसे कहता है कि बैलिसेड में आयरन बोर्ड को लोड करो। सभी विलेजर्स आयरन बोर्ड को लोड करते हैं। डी अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी के सभी अटैक कर देते हैं और डी देखता है कि लॉर्ड वैन के वेपन तो उस लिजार्ड के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ये देखने के बाद डी पूरा हैरान हो जाता है। आर्म्ड लिजार्ड वन शॉट हो रहे होते हैं। वैन ने बनाए हुए वेपन की ताकत डी अभी समझता है। खैर अभी भी काफी लिजार्ड बचे हुए हैं। सभी फिर से अटैक करते हैं। इस बार भी बहुत सारे लिजार्ड खत्म हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मरते और यहाँ पर आयरन बोल्ट्स खत्म हो जाते हैं। वैन सोच में पड़ जाता है कि अभी वो क्या करे, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वैन डी से कहता है कि वो वुडन बोल्ट का यूज करे। सभी वुडन बोल्ट से अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वुडन बोल्ट भी यहाँ पर लिजार्ड को वन शॉट कर देते हैं। सारे लिजार्ड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये लोग जीत जाते हैं। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई इन सभी ने सारे लिजार्ड से जितना कुछ भी मटेरियल निकल सकता है वो सब कुछ निकाल दिया होता है। वैन यहाँ पर आता है। वो देखता है कि अब उनके
उनके पास मीट की तो कोई भी कमी नहीं है। वैन कहता है कि आज रात वो एक बड़ा फीस्ट रखेंगे। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर विक्ट्री की खुशी मनाई जा रही होती है। वैन को यहाँ पर लिजार्ड का मीट बहुत ही पसंद आता है। लॉर्ड वैन, जब मैंने सुना कि आपने जिस चीज से हमारे वेपन बनाए थे उसी चीज से बोल्ट बनाए हैं, तब मैं समझ गया था कि आर्म्ड विजार्ड कैसे इतने आसानी से मर गए। हाँ, लॉर्ड वैन ने तुम्हारे लिए वेपन्स बनाए। और तो प्लूरियर और ज़ारा दिखाने लगते हैं कि भाई वैन ने उनके लिए मस्त से स्वॉर्ड बनाई है। ये देखने के बाद डी वैन के पास आगे कहने लगता है कि भाई उसे भी एक वेपन चाहिए। बस इतना ही नहीं, अब डी के मेंस भी वैन से वेपन की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वैन इनसे कहता है कि जब वो विलेज के फाइनेंस ऑर्डर में आ जाएंगे वो इनके लिए वेपन्स बना देगा। आगे पार्टी खत्म होने के बाद वैन और औरतों की मीट सेलिंग पे बातें चल रही होती है, जहाँ औरतों वैन को बताता है कि अगर वैन लिजार्ड को मर्चेंट को बेचता है तो उसे हर एक के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। हालांकि इस केस में ज्यादातर मीट खराब हो जाता है, तो उनमें से और ट्रांसपोर्ट फीस को घटाने के बाद हर एक के लिए 8 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वैन मन में कहता है कि अभी उनके पास 40 लिजार्ड का मीट है, तो उसके हिसाब से उसको 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वैन सोचने लगता है कि भाई जापान की करेंसी के हिसाब से ये कितना होगा, और उसे देखने को मिलता है कि भाई ये टोटल 300 मिलियन येन होगा। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखते हैं तो ये लगभग 18 करोड़ रुपए होते हैं भाई। लेकिन तभी एस्पार्डा वैन को बताते हैं कि जब कोई भी विलेज या टाउन 100 गोल्ड कॉइन को बनाता है तो उनको मार्किस को 50% टैक्स देना होता है। ये सुन के वैन भाई हैरानी हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो इसे सीक्रेट नहीं कर सकते। एस्पार्डा कहता है कि नहीं। ये सुन के भाई वैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर, इन सबसे भी ज्यादा वैन को ये प्रॉब्लम लग रही होती है कि अगर वो इन सभी लिजार्ड को बेच देता है तो उसके फादर को विलेज के कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल गया कि इस विलेज में कुछ वैल्यू है तो वो वैन को यहाँ से निकाल के किसी दूसरे रिमोट एरिया में भेज देंगे, और फिर वैन को अच्छे से इस विलेज में जीने का जो मौका मिला है वो चला जाएगा। इसको सीक्रेट रखना ये आसान तो नहीं है, लेकिन हम एक चीज को ट्राई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपके बड़े भाई लॉर्ड मोर्शिया को रिपोर्ट करेंगे। ओह, मैं समझ गया। लिजार्ड मॉन्स्टर को हराने का क्रेडिट हम मेरे भाई को देंगे। बिल्कुल सही। अगले दिन हम देखते हैं कि दो मर्चेंट यहाँ पर विलेज में आते हैं, और यकीनन विलेज के एंट्रेंस को देखने के बाद ये हैरानी हो गए होते हैं। अबे यार, ये सच में एक रिमोट विलेज है, हम कहीं गलत रोड से तो नहीं आ गए। वैन ऊपर ही होता है। वो इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई उसका नाम वैन है और वो इस विलेज का लॉर्ड है। यकीनन ये दोनों वैन को पहचान जाते हैं। वैन इनको उनका नाम पूछता है। इसका नाम बेल है, और ये पीछे वाला बंदा इसका नाम रेंगो है। वैन इनको आर्म्ड लिजार्ड से निकाले हुए मटेरियल्स के पास लाता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये दोनों इतने सारे मटेरियल्स को देखने के बाद हद से ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। क्या आप इनको हमसे खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जाके कुछ और मैं इसको लाता हूँ। क्या आप एक मंथ के लिए रुकने के लिए तैयार हैं ताकि हम ये सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर पाए? हाँ कोई बात नहीं। अरे हाँ, लेकिन मीट उतनी देर तक नहीं रह पाएगा, तो आप फ्री में कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, हम खुशी से लेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वेपन्स भी हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? वैन इनको अपने वेपन्स को दिखाता है। वेपन्स को देखते ही वो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये दोनों वैन से कहते हैं कि इन वेपन्स के लिए वो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। ये सुन के वैन इनको थैंक्स कहता है। तब वैन इसे पूछता है कि क्या वो इनके वेपन को प्रोमोट करेंगे। ये सुनते भाई इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वैन को लगाई था कि भाई ये दोनों वेपन्स के लिए मोनोपोली करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, अगर दो मर्चेंट सेम रूट से ट्रेवल करके वेपन्स को बेचेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये वेपन यहीं पर बन रहे हैं। ये सुन के इन दोनों को झटका लग जाता है। वैन इनसे कहता है कि पहले इनको कोई बेहतर तरीका निकालना चाहिए। वेपन को प्रमोट करने से पहले ही ज्यादा प्रॉफिट बनाने से उसके सेल्स हाई रॉकेट हो जाएंगे। दोनों पूछते हैं कि आखिर वे कैसे कर सकते हैं। वैन इनसे कहता है कि भाई वो दोनों इस विलेज में अपना शॉप ओपन कर ले। ये सुन के दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक शॉप जो हम दोनों रन करें तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों भाई वैन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। चलो फिर तुम्हारा शॉप बनाया जाए। आगे हम देखते कि वैन इनके लिए यहाँ पर एक शॉप भी बना देता है। अबे यार, मैंने तो उनको बस बताया था कि हमारा शॉप हम कैसा चाहते हैं, और उन्होंने ये बना भी दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई। आगे थोड़ी देर बाद द मर्चेंट के जाने के बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि हाँ विलेज के पास आ गए होते हैं। यहाँ पर एस्पार्डा ने वैन से कहा होता है कि उनका प्लान ये है कि वो विलेज को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि जिसमें 10,000 लोग रह सकते हैं। 10,000 लोग? मैं तो बस 1000 से शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। विलेज के करंट डेवलपमेंट पेस को देखा जाए तो 10,000 आंकड़ा भी थोड़ा कम ही है। जैसे जैसे हम लैंड को बढ़ाते जाएंगे हमें और भी ज्यादा गार्ड्स लगेंगे, साथ ही विलेज के फैसिलिटीज को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लगेंगे। अब आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही है। फोर्ट्रेस टाउन कैसा होगा, इसके बारे में आपने कुछ आइडिया सोचा है? वैन बताता है कि वो एक स्टार टाइप का फोर्ट्रेस टाउन बनाने वाला है। जो भी हमला करने के लिए आएंगे उनको मेन एंट्रेंस से पहले ही बाहरी पॉइंट से भिड़ना होगा। अगर वो उनको इग्नोर करके सीधा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन पे 3 साइड से अटैक होगा। इस पार्टा को भी ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है।
है। तभी यहाँ पर एक नाइट आके वैन से कहता है कि पड़ोसी काउंट फेर्डिनाटो से यहाँ पर दूत आए हैं, यकीनन दूत ये दोनों ही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ जाती है। वैन इनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम पैन मेरा है, मैं हाल ही में नाइट पोजीशन से प्रोमोट होके विस्काउटेस बनी हूँ। मेरा नाम आर्टे ऑन फेर्डिनाटो है, मैं काउंट फेर्डिनाटो की सबसे यंगेस्ट डॉटर हूँ। लॉर्ड वैन, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ आप अपने एनिमी को ऑब्जर्व करने और मुझे अपनी तरफ करने के लिए आए हो। क्या बात है, सच में आप तो कमाल के ही है लॉर्ड वैन। आप बस 8 साल के हैं और आपने ऑलरेडी समझ भी लिया। आपकी थियरी करेक्ट है। आपको एक ऐसा लैंड दिया गया है जो हमारी काउंटी और एलेनाटा किंगडम के अंडर है, इसलिए काउंट फेर्डिनाटो आपसे सावधान है। उनको डर है कि आप मार्किस फेर्टो के कोई अनजाने एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। हालांकि एक बच्चे को भेजना जिसे अपने किंगडम में एक प्रोडिजी से जाना जाता है, ये तो सही नहीं है। साथ ही आपके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है। हाँ, आप सही है, मेरे पास एलिमेंटल मैजिक के लिए कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन काउंट की जो चिंता है वो भी किसी काम की नहीं है। मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं बल्कि किंगडम से यहाँ पर निकाल फेंका है। आप ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। आपने इस रिमोट विलेज को बस कुछ ही समय में एक फोर्ट्रेस बना दिया, यहाँ बिल्डिंग्स बनाई। कम से कम भी देखा जाए तो आपके साथ यहाँ पर 5000 मेंस को भेजा होगा ताकि इस रिमोट विलेज को एक नया मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया जाए। क्या हुआ, अब आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ, वैन भाई जोर जोर से हंसने लगता है। माफ कर देना, आप इतनी सीरियस बात कर रही थी कि ठीक है मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूँ। वैन सब कुछ बता देता है कि उसके फादर ने उसके साथ बस खामसिन और एक लगेज से लोड किया हुआ कैरेज को लाने के अलावा और कुछ भी अलो नहीं किया था। बाकी जितने भी लोग उसके साथ दिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से वैन के साथ आए हैं। उसके फादर ने तो उसे गुड बाय तक नहीं किया। ये सुन के आर्टे बहुत ही हैरान हो जाती है। खैर तभी पैन मेरा विलेज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। वैन उसे डायरेक्टली दिखाने का सोच लेता है। हम देखते हैं कि सभी विलेज के बाहर आते हैं। स्पार्डा अपने अर्थ मैजिक से एक वॉल को बनाता है। पैन मेरा समझ जाती है कि भाई स्पार्डा एक टॉप टियर का अर्थ मैजिशियन है। हालांकि पैन मेरा को भी ये बात पता होती है कि जैसे ही वॉल का माना खत्म होगा वो टूट जाएगी, लेकिन तब वैन अपने मैजिक से वॉल को मजबूत बना देता है। इसके बाद वो ब्लॉक से यहाँ पर एक दरवाजा भी बना देता है। आखिर ये क्या लॉर्ड वैन, आखिर आपका मैजिकल एप्टीट्यूड क्या है? मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, सोशली इसे सबसे बेकार मैजिक कहा जाता है। आरती ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। शायद आरती के पास भी कोई ऐसा ही लो रैंक का मैजिक है। आगे वैन बताता है कि जैसे उसके फादर को पता चला कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उसके फादर को पता नहीं है कि वैन के पास ऐसे लेवल का प्रोडक्शन मैजिक है। पैन मेरा भाई सारा मैटर अभी समझ जाती है और वो भी एक्चुअली ट्रुथ बताई देती है कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। पैन मेरा को इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि वो लेडी आर्टी की शादी का हाथ वैन के लिए ऑफर करे। ये सुन के वैन भी समझ जाता है कि क्यों आर्टी भी एक दूध बन के आई है। खैर वैन इनको बताता है कि वो अभी विलेज को मजबूत और डेवलप करने वाला है, उसको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, इसलिए मैरिज की कोई भी जरूरत नहीं है। पैन मेरा बताती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर आर्टी के मैरिज के खिलाफ ही थी। ऐसे रिमोट विलेज में आर्टी को हैप्पीनेस नहीं मिलती, ये बात तो उसे भी पता थी। वैन भी इस बात से एग्री करता है। वो कहता है कि किसी को फोर्सफुली एक ऐसी जगह पे मैरिज करवाना जहाँ पर मनी नहीं है, गुड्स नहीं है, साथ यहाँ पर डाकू और मॉन्स्टर का अटैक का भी खतरा रहता है, यकीनन ये सही डिसीजन नहीं है। पैन मेरा बताती है कि इसलिए वो लेडी आर्टी की एंगेजमेंट रोकने के लिए आई थी, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद और वैन क्या क्या कर सकता है, कैसे लोग उसका साथ देते हैं, उसका नॉलेज, मिस फॉर्चून के खिलाफ उसकी विल पावर और ओवरवेलमिंग मेज, ये सब कुछ देखने के बाद उसका मन बदल गया होता है। वो वैन से कहते हैं कि अब लेडी आर्टी की शादी वैन से करवाने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पैन मेरा तो भाई ये भी कह देती है कि अगर एज का गैप नहीं होता तो वही वैन से शादी कर लेती। वैन भैया पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसकी ऐसी तारीफ हो रही है। पैन मेरा आर्टी से पूछते है कि उसका क्या ख्याल है, लेकिन आर्टी और वैन दोनों ही कहते हैं कि उन्होंने अभी मैरिज के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैन बताता है कि मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। खैर आज रात के लिए पैन मेरा ये रुकने का सोच लेती है। वैन भाई इनके यहाँ पर एक इन भी बना देता है। आगे रात को ये सभी खाना वगैरह खा लेते हैं। रात को वैन आर्टे को इन तक छोड़ने के लिए आता है। आर्टे आज वैन ने जो भी किया उसके लिए थैंक्स कहती है। आर्टे बेचारी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन वैन बहुत ही ज्यादा काइंड है। ये जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आर्टे गुड नाइट कह के यहाँ से निकल जाती है। आगे हमें इस सब को दिखाया जाता है। स्पार्डा वैन से कहता है कि जैसे काउड ने आर्टे का मैरिज वैन के लिए भेजा है, इससे उनको यकीन है कि आर्टे भी
कोई एलिमेंटल मेज नहीं है। वैन यहाँ पर एक डिसीजन लेता है कि अगर आर्टे अपने घर नहीं जाना चाहती तो बिना एंगेजमेंट के भी वो यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर पैनमेरा ने भी पहले सोचा था कि कल वो घर जाएंगे, लेकिन अभी उसे कुछ दिन यहीं पर रुकने का मन हो रहा था। आर्टे भी इसके लिए हाँ कहती है। अगले दिन टिल और खामसिन वैन को काफी जल्द ही उठा देते हैं। वैन उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। टिल और खामसिन बताते हैं कि एक अर्जेंट बात है। वैन ने जो विलेज के पीछे वैन लेक बनाई है वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सभी उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। वैन तो भाई इस बात से ज्यादा हैरान था कि इन्होंने लेक का नाम वैन लेक क्यों रख दिया। टिल बताती है कि विलेजर्स ने वैन के ऑनर के लिए ये नाम रखा है, साथ ही इससे आने वाली जनरेशन वैन के कामों को याद रख सकती है। खैर ये दोनों यहाँ पर लेक के पास आ जाते हैं। वैन डी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। डी वैन को एक लड़की को दिखाता है जो कि लेक के अंदर होती है। यकीनन वैन पूछता है कि अब ये कौन है। स्पार्टा बताते हैं कि वो एक अपकलू है। वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ फिश होते हैं। इनकी प्रजाति मोस्टली डीप फॉरेस्ट के रिवर में होती है, लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये वैन ने जो लेक यहाँ पर बनाई है यहाँ पर कुछ आ गए हैं। डी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज है, बस कुछ लोग ही इनको देख पाए हैं। वैन अपकलू लड़की से पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसे क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। वैन सोच रहा होता है कि क्या वो उसकी बात भी समझ पा रही है। वैन टिल से कहता है कि वो जाके कुछ मीट लाए। टिल मीट ला देती है। वैन लड़की से कहता है कि अगर वो चाहे तो इसे खा सकती है। वैन मन में कहता है कि किसी के साथ फूड शेयर करना ये फ्रेंडशिप बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है। और हम देखते कि सच में ये लड़की अब वैन के पास आ रही होती है। लड़की थोड़ी सी बाहर आती है और पूछती है कि क्या वो इसे खा सकती है। वैन हाँ कहता है। लड़की मीट का एक बाइट लेती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वैन से पूछती है कि किसका मीट है। वैन बताता है कि ये आर्मड लिजार्ड का मीट है। अगर वो उसे पसंद आया है तो वो कल उसके लिए और भी लेके आएगा। लड़की पूछती है कि आर्मड लिजार्ड को किसने हराया। वैन बताने जा रहा होता है, लेकिन एस्पार्टा और डी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे लॉर्ड वैन ने उनको हराया है। इसके बाद सारे गांव वाले भी यही कह रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद लड़की यहाँ से निकल जाती है। वैन सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से आएगी। एस्पार्टा बताती है कि उनकी स्पीसीज काफी ज्यादा ही रेयरली बाहर आती है, तो शायद से वो अब जल्द वापस नहीं आएगी। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है और हम देखते कि लड़की आज अपने पूरे स्पीसीज को ही लेके यहाँ पर आ गई होती है। वैन एस्पार्टा से पूछते है कि कई अपकुलो आर्मर्ड लिजार्ड को गॉड्स की तरह तो नहीं देखते ना। एस्पार्टा कहता है कि जितना वो जानता है उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तभी उस लड़की के डैड कहते कि उसे वैन से बात करनी है। वैन को भाई ये बंदा बड़ा स्केरी लग रहा होता है। हाँ बोलिए ना। मेरी बेटी के साथ काइंड रहने के लिए आपका शुक्रिया। ओह तो वो आपकी बेटी है। यंग मैन मैंने सुना है कि आप वो हो जिन्होंने आर्मर्ड लिजार्ड को हराया है। हाँ मतलब ऐसा ही है। ये सुन के सभी अपकुलो हैरानी हो जाते हैं कि भाई एक बच्चे ने आर्मर्ड लिजार्ड को हरा दिया। वैन कहने जा रहा होता है कि उसने अकेले उनको नहीं हराया, लेकिन ये बंदा वैन की बात पूरी होने ही नहीं देता और कहता है कि वैन उसकी बेटी लैडा प्रियोरा के साथ शादी कर सकता है। क्या शादी? क्या आपको ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा? मैं लाडा वेस्टा हूँ और मेरी बेटी लाडा प्रियोरा मेरी अकेली बेटी है। जैसे वो बड़ी होगी वो एक ब्यूटीफुल जेम की तरह ब्राइट होगी। लेकिन वैन इनको समझाता है कि भाई शादी करने के लिए अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो अभी शादी नहीं करने वाला। आप सीधा शादी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? अभी तक मेरे लोग ह्यूमन के साथ संबंध बनाने के लिए अवॉइड करते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से आर्मर्ड लिजार्ड हमारे रिवर्स में घुसने लगे और हमारे बहुत लोग मारे गए। इसलिए मैं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को ढूंढ रहा था जो लाडा प्रियोरा का हस्बैंड बने। मैं बस हमारे प्लेस को सिक्योर करना चाहता हूँ ताकि सभी शांति से रह पाए। वैन समझ जाता है कि लाडा वेस्टा उसकी बेटी वैन से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल ह्यूमन के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। वैन लाडा वेस्टा से कहता है कि मैरिज की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मैरिज के बिना भी उनके ट्राइब को प्रोटेक्ट कर लेगा। हाँ क्या आप सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो ये सेटल हो जाता है। चलो अब ये सेटल हो गया है तो मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। हम देखते कि वैन भाई यहाँ पर इनके लिए एक रेस्ट एरिया बना देता है। वैन के मैजिक को देखने के बाद लाडा वेस्टा हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनकी ट्राइब यहाँ मस्त से रेस्ट करने लगती है। खैर आगे एस्पार्टा वैन से कहते हैं कि अभी उनका वेस्ट को क्लीन करने का टाइम है। लाडा वेस्टा पूछता है कि क्या बात है। वैन उससे बताता है कि उसने घर के नीचे पाइप्स बना के वेस्ट को जमा करने के लिए खड्डा बनाया है। उनको मोड़ को चालू बंद करके बार बार उधर पानी फ्लो करके उसे साफ करना पड़ता है। लाडा वेस्टा कहता है कि वो ये काम कर लेंगे। वैसे भी वो वैन की हेल्प करना ही चाहते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, वाटर में काम करना ये तो हमारी स्पेशलिटी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वैन इनको मोड़ के पास लाता है। अपकुलो मोड़ चालू करते हैं और ये काम हो जाता है। आगे लाडा वेस्टा वैन से पूछते हैं कि इसे हर दिन करना है क्या। वैन बताता है कि दिन में इस प्रोसेस को 5 से 6 बार करना है। लाडा वेस्टा कहता है कि तो ऑफिशियली अब इस सेवेज टास्क को वो ले रहे हैं। वैन इनको यहाँ पर रहने दे रहा है तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकते हैं। वैन इसके लिए इनको फिर से एक बार थैंक्स कहता है। तभी यहाँ पर पैनमेरा और आर्टे आती है और अपकुलो को देखने के बाद पैनमेरा यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। आर्टे भी कहती है कि उसने आज तक इनको कभी नहीं देखा। तभी लाडा वेस्टा वैन से कहता है कि दामाद जी आपके इस काइंड वेल
वेलकम के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, नामुमकिन, आपने एक अपोकुलो के साथ शादी कर ली? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये एक गलत। हाँ, वैन मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूँ। ओए लाडा प्रियोरा, ये तुम क्या कर रही हो? हस्बैंड जी, मिलते हैं बाद में, बाय। इतना कह के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन आर्टी के साथ बोट में लेक पे आया होता है। माफ करना लेडी आर्टी, इतनी सुबह सुबह मैंने आपको यहाँ पर लेक पर बुला लिया। मुझे लगा कि आपको ऐसी सुबह की एयर अच्छी लगेगी। कोई बात नहीं, मुझे भी मॉर्निंग में बात करना अच्छा लगता है। ये काफी रिफ्रेशिंग है, सुन के अच्छा लगा। वैन आर्टी को कल जो भी अपोकुलो के साथ मसला हुआ था उसके बारे में क्लियर आंसर देने जा रहा होता है, लेकिन आर्टी बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। पैलमेरा ने उसे सब कुछ बता दिया था, तो उसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में अब पता है। ये सुन के वैन को भी भाई काफी राहत मिलती है। तभी यहाँ पर प्रियोरा आती है और वो वैन को गुड मॉर्निंग हस्बैंड कहती है और साथ में ये भी पूछती है कि यह लड़की कौन है। आर्टी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी यहाँ पर कुछ और अपोकुलो लड़के आते हैं। ये सभी भाई वैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वैन इनको मीट वगैरह जो देता है। ये सभी वैन को लॉर्ड के ही बुलाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सीन है, पर वैन को देख के ये हद से ज्यादा ही खुश थे और उसके बोट को हिलाने लगते हैं, जिससे आर्टी वैन की तरफ आ जाती है। ये देखने के बाद प्रियोरा को बहुत ही जलन होने लगती है। वो आके वैसे पूछते कि हस्बैंड जी आप ठीक है ना? मैंने तुम्हारे फादर से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। ये सुनने के बाद प्रियोरा को भाई और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से निकल जाती है। लड़के कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन ने तो प्रियोरा को बुली कर दिया। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लाड़ा वेस्ता वैन से मिलने के लिए आए होते हैं। वो वैन से कहते हैं कि प्रियोरा ने उनको सब कुछ बता दिया है। वैसा सीधा ही कह देते हैं कि वो एक कंपटीशन रखेंगे, वैन उनके पीपल के खिलाफ कॉम्पीट करेगा और अगर उस कंपटीशन में वो जीतते हैं तो वैन को प्रियोरा से शादी करनी होगी। वैन इसके लिए हाँ या ना बोले इससे पहले ही डी बीच में आके कह देता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डी आप ये लॉर्ड वैन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चेवलारी को ऑर्डर का डिप्टी कमांडर आपको जीत दिला के रहूंगा। स्पार्टा भी यहाँ पर आ गए होते हैं। वो भी कहते हैं कि इस मैरिज वाले मसले से वैन जितना जल्दी निकलेगा उसके लिए ये अच्छा ही होगा, इसलिए स्पार्टा भी इस चैलेंज के लिए रेडी थे। साथ ही पैलमेरा और ये दोनों भी इनके साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लॉर्ड वैन आप कभी भी नहीं हार सकते। वेस्टा कहता है कि वो 3 राउंड कंपटीशन से इसे सेटल करेंगे, जो भी 2 राउंड को जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। वेस्टा फर्स्ट कॉन्टेस्ट वैन को रखने को कहता है। वैन सोचने लगता है कि वो क्या करे, तभी उसे वॉलीबॉल की याद आती है। आगे हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर एक वॉलीबॉल का सेटअप बना दिया होता है। वैन इनको बताता है कि अगर वेस्टा इस बॉल को वैन के लैंड में गिरा देता है तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। स्पार्टा कहते हैं कि भाई उन्होंने भी आज तक ऐसे स्पोर्ट के बारे में कभी सुना नहीं, आखिर वो कैसे सुनेगा भाई। वैन यहाँ पर रीइंकार्नेट होके आया है। जापान में तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। आगे हम देखते कि इस स्पोर्ट में पैलमेरा और टिल वैन की तरफ से और अपोकुलो की तरफ से प्रियोरा और उसके डैड होते हैं। इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और हम देखते कि भाई पहले ही बॉल में टिल मिस कर देती है, पॉइंट वेस्टा को मिल जाता है। आगे हम देखते कि भाई अपोकुलो तो वॉलीबॉल में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लगातार इनको हराते जाते हैं। ये दोनों कोशिश कर रही होती है, ये कुछ स्कोर कर भी लेती है, लेकिन आगे टाइम अप हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अपोकुलो इस मैच को जीत चुके हैं। दूसरा इवेंट अब वेस्टा डिसाइड करने वाला होता है। वेस्टा वैन को बताता है कि दूसरे इवेंट में स्विमिंग होगी। इस वाले कॉन्टेस्ट में 2 पर्सन होंगे। वैन भाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन अपोकुलो स्विमिंग में ऑलरेडी मास्टर होते हैं। वैन को लग रहा होता है कि भाई वो फिर से हार जाएगा। तभी डी आके वैन से कहता है कि वैन इस मैच को डी पे छोड़ दे। इस वाले कॉन्टेस्ट में वैन की तरफ से डी और खामसिन होते हैं। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और एक खामसिन अपोकुलो से काफी पीछे होता है, लेकिन खामसिन अपनी पूरी जान लगा के आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद प्रियोरा अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और साइड क्रॉस कर लेती है। दूसरी तरफ की अपोकुलो वहां से स्टार्ट करती है, या खामसिन भी आ जाता है। डी तुरंत आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि डी तो भाई अलग ही लेवल पर स्विमिंग कर रहा होता है। ये देखने के बाद वेस्टा भी हैरानी हो जाता है। हम देखते हैं कि डी अपोकुलो को पीछे करके इस कॉन्टेस्ट में जीत जाता है। वेस्टा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो स्विमिंग में हार गए। खैर अभी एक लास्ट इवेंट बाकी होता है। वेस्टा वैन से कहता है कि आखिरी इवेंट वैन ही डिसाइड करेगा। वैन थोड़ा सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर एक आइस क्रशर बनाता है और फ्लोरियर को इसके नीचे आइस बनाने को कहता है। फ्लोरियर आइस बना देती है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर आइस गोला बनाता है और बताता है कि ये एक स्पीड ईटिंग कॉन्टेस्ट है, इसमें सबसे पहले जिसे जो खा लेगा वो जीत जाएगा। वैन और आर्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अपोकुलो की तरफ से प्रियोरा और उसके डैड होते हैं। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि भाई वैन ने इस गोले को हद से ज्यादा बेकार बना दिया होता है। इसको खा के इन सभी की जान निकल जाती है। खैर जीतने के लिए हम देखते हैं कि ये इसे खाने लगते हैं। वैन और आर्टी काफी तेजी से इसे खाए जा रहे होते हैं और आगे हमें देखने को मिलता है कि इस कॉन्टेस्ट में वैन और आर्टी ही जीत जाते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि भले ही वैन जीत गया होता है, वेस्टा कहता है कि अभी तो वैन उसे और भी
ज्यादा अच्छा लगने लगा है, तो उसकी शादी वो पिरोरा से करने के लिए हार नहीं मानेगा। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाता है। वैन मन में कहता है कि यार फिर इस कॉन्टेस्ट का क्या फायदा हुआ। हाँ खैर आज जो कुछ भी हुआ उससे इन सबको एक अलग ही फन मिला। तभी वैन को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के आरते मन में कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन के सराउंड हमेशा स्माइल फेसेस ही होते हैं, आखिर वो ऐसे एंजॉय कब कर पाएगी, क्या वो ऐसा कर भी पाएगी। हमें आरते के पास्ट को दिखाया जाता है। आरते बताती है कि जब से वो पैदा हुई है उसके डैड हमेशा से ही बिजी रहते थे, तो मुश्किल से ही उसने उसके फादर को देखा था। उसकी माँ ने आरती को नर्स को दे दिया और आरती में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन सब के पीछे बस एक ही कारण था, आरती एक फेलियर थी। आरती हमेशा शांत स्वभाव की रही है, स्टडी में भी वो उतनी कुछ खास नहीं थी। आरती के पास मेरियोनेटे मैजिक यानी पपेट मैजिक है। अपने डॉल्स को पपेट बना के वो उनको मूव कर सकती है। आरती को लगा कि ये मैजिक दिखाने के बाद वो अपनी मॉम को खुश कर देगी, लेकिन ये देखने के बाद उसके मॉम ने उसे पीटा और कहा कि आखिर उससे उसकी जैसी बेकार बेटी कैसे पैदा हो गई। आरती को बाद में पता चला कि मेरियोनेटे मैजिक को इविल कंसीडर किया जाता है। उस दिन के बाद किसी ने भी आरती से बात नहीं की, उसे सबने बस इग्नोर कर दिया। और जब आरती 10 साल की हो गई उसे यहाँ एंगेजमेंट के लिए भेज दिया गया। आरती बहुत ही ज्यादा डरी थी, लेकिन वैन से मिलने के बाद उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो गई। वैन के पास भी बेकार से कहा जाने वाला प्रोडक्शन मैजिक था, लेकिन आरती को देखने को मिला कि लॉर्ड वैन को तो अपने मैजिक में पूरा कॉन्फिडेंस है। वो समझ जाती है कि टैलेंट कैसा भी हो, उसे यूज करने वाला इंसान अगर उसे अच्छे से यूज कर लेता है तो वो बेहतर बन जाता है। आंटी ने सोचा था कि शायद से अगर वो भी मेहनत करेगी तो शायद से अपने मैजिक को कुछ वैन जैसा ही कर पाए और उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। आगे हमें वैन को गाँव वालों के पास सिखाया जाता है। वो सभी गाँव वालों से कह रहा होता है कि वो सभी सेफली काम करे। साथ ही वैन इनको बताता है कि कल सबकी छुट्टी है और आज रात में वो मस्त से फीस्ट भी रखने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैन मेरे यहाँ पर आती है, उनको मोटिवेट रखने के लिए ये काफी अच्छा तरीका है। तभी आंटी भी यहाँ पर आती है। लॉर्ड वैन गुड मॉर्निंग लेडी आरती, लगता है कि आज पूरे दिन वेदर बेहतर रहेगा। आखिर क्या बात है, आज आप बड़ी एनर्जेटिक लग रही है। हाँ मुझे आज बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। वो क्या मैं आज आपको वर्क करते हुए देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। आगे हमें 2 वीक्स बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर 2 वीक्स में ही स्टार शेप वाली वॉल बना दी होती है। वैन मेरा हैरान रह जाती है कि वैन ने बस 2 ही हफ्तों में ये बना दिया। खैर तब यहाँ पर पैन मेरा वैन से पूछते हैं कि ये चीज क्या है। वैन बताता है कि वो एक बैलिस्टे है। वो सिंपल बैलिस्टे के लार्जर वर्जन है। इस वाले वर्जन में टॉप और बॉटम के एरोस को सेपरेटली फायर किया जा सकता है। वैन टेस्टिंग के लिए खामसिन को एक एरो को फायर करने को कहता है। खामसिन जाके एक एरो को फायर करता है और हम देखते कि भाई इससे तो भयंकर वाला एक्सप्लोजन हो जाता है। पैन मेरा भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वैन से कहती है कि उसके पास इतने पावरफुल बैलिस्टे हैं। वैन बताता है कि उसके पास तो ऐसे 100 है। क्या 100 प्राइस बताइए, मैं एक खरीदना चाहती हूँ। माफ करना लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। ठीक है तो मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। लॉर्ड वैन इसके बदले मुझे एक बैलिस्टे दीजिए। ठीक है मैं दे देता हूँ, फेवर मैं आपसे बाद में मांग लूंगा। वैन पूछता है कि पैन मेरा इतने बड़े बैलिस्टे को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी। पैन मेरा कहते हैं कि वो एक कैरेज को अरेंज करेगी। साथ ही पैन मेरा देखते हैं कि बोल्ट तो आयरन से बने हैं तो उनको वो अपने लैंड में बना देगी। लेकिन तभी खामसिन आके कहता है कि पैन मेरा को कम से कम वैन के बनाए हुए 2 बोल्ट ले जाने चाहिए। पैन मेरा पूछते कि ऐसा क्यों। खामसिन अपने शॉर्ट को दिखाता है जो कि वैन ने बनाई थी। उसे देखने के बाद अब पैन मेरा कहती है कि उसने आज तक ऐसी शेप वाली शॉर्ट कभी नहीं देखी। खामसिन कहता है कि वो पैन मेरा के शॉर्ट के साथ इसे थोड़ा टेस्ट दिखाना चाहता है। पैन मेरा अपनी शॉर्ट को निकालती है। वो बताती है कि ये एक स्पेयर शॉर्ट है, बहुत सारे बैटल में इसने उसका साथ दिया है। तुम इसे जरा सा खरोच भी लगा देते हो तो भी मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। ठीक है तो ये लीजिए। खामसिन स्ट्राइक मारता है और शॉर्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद यकीनन पैन मेरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आखिर वो शॉर्ट किस मटेरियल से बनी है? बस ऑर्डिनरी आयरन से। नामुमकिन। 1 मिनट, इसका मतलब वो बोल्ट्स भी जैसे मैंने शॉर्ट बनाई है वैसे ही मैंने उन बोल्ट्स को बनाया है। वो बोल्ट शायद से एक टाइम पे 2 या 3 आर्म्ड लिजर्ड को भी चीर सकते हैं। क्या कहा आपने? आर्म्ड लिजर्ड के थ्रू जा सकते हैं, वो भी 3। पैन मेरा तुरंत ही बोल्ट की रिक्वेस्ट भी करने लगती है। वह ना हाँ कह देता है। तभी हम देखते हैं कि औरत और बाकी के सब बहुत ही तेजी से भागते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और तो सभी को भागने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई इनके पीछे एक ड्रैगन लग गया होता है और तो कहता है कि वो ड्रैगन का ध्यान भटकाएंगे, तब तक सभी के सभी यहाँ से भाग जाए। लेकिन वैन जानता है कि अगर वो औरतों को ऐसे ही छोड़ देता है तो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन वैन अगर ऐसे ही ड्रैगन से फाइट करता है तो विलेज भी खतरे में आ सकता है। तभी पैन मेरा आके वैन से कहती है कि वो हेल्प करेगी। वैन औरतों से कहता है कि वो गेट की तरफ आ जाए, वो ड्रैगन पे बैलिस्टे से अटैक करेंगे। वैन टिल से कहता है कि वो आर्टिक को अंदर लेके जाए और साथ ही डी और उसके मेंस को विलेज से यहाँ पर आने को कहे। ड्रैगन यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। वैन सबको ऑर्डर देता है कि वो ड्रैगन के विंग्स पर अटैक करे ताकि ड्रैगन नीचे ग्राउंड पे रह जाए। लेकिन तभी वैन देखता है कि औरतों की
पार्टी का एक बंदा यहाँ पर नीचे गिर जाता है। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन और तो यकीनन ऐसा नहीं होने देता और तो ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा होता क्योंकि ड्रैगन तक आवाज ही नहीं जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ज़ारा ड्रैगन पे अपनी स्वॉर्ड मारता है जिससे ड्रैगन का ध्यान ज़ारा पे आ जाता है। ज़ारा देखता है कि भाई उसकी इस हरकत से तो ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ज़ारा औरतों से कहता है कि उसकी चिंता ना करे, वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, सभी गेट की तरफ बढ़ो। अरे बॉस, आप सीरियसली? तुम हमारी पार्टी के सबसे फास्टेस्ट मेंबर हो, मुझे तुम पे यकीन है तुम जिंदा आ जाओगे। बंदे बैलिस्टेज से ड्रैगन पे अटैक करते हैं लेकिन ड्रैगन अटैक को डॉज कर देता है। ये देखने के बाद वैन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है कि अगर हम उसे हिट नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तभी पैन मेरा वैन से कहती है कि वो ड्रैगन को आगे बढ़ने से कुछ समय के लिए रोक देगी। पैन मेरा अपने फायर मैजिक का यूज करके फायर जेवलिन से ड्रैगन पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि भाई ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वैन को पता ही था कि पैन मेरा कोई मामूली मैच तो नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वो एक विश्व काउंटेस टाइटल को हासिल कर चुकी है। खैर, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पैन मेरा के इतने पावरफुल अटैक से भी ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ होता। वो फिर से उठ जाता है और उड़ने लगता है। वैन इस बार सारे ही बैलिस्टिक से अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ड्रैगन इस बार भी अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार बहुत सारे अटैक हुए थे। हम देखते हैं कि ड्रैगन के विंग्स डैमेज हो गए होते हैं। ड्रैगन नीचे आ जाता है। वैन फिर से सभी को बैलिस्टिक से अटैक करने को कहता है लेकिन इस बार ड्रैगन अटैक को पहचान के उनको डॉज कर देता है। ये सभी गेट के पास आगे होते हैं, सभी अंदर निकल जाते हैं। वैन को काफी राहत मिलती है कि भाई ये सभी ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पैन मेरा फिर से ड्रैगन पे अटैक करती है लेकिन ड्रैगन उसके अटैक को भी डॉज कर देता है। लेकिन पैन मेरा अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज करके ड्रैगन पे हिट कर देती है और फिर से ड्रैगन पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। ड्रैगन अभी गेट के काफी पास आगे होता है। पैन मेरा वैन के पास आके उसे कहती है कि वो मेन गेट के पास जाके ड्रैगन पे और अटैक करने की तैयारी करेगी। वैन कहता है कि ठीक है, वो भी उसके पीछे आ रहा है। वैन सभी को विलेज में चलने को कहता है। ड्रैगन को भाई अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। ये सभी विलेज में निकल रहे होते हैं। ड्रैगन आके तो बैलिस्टिक को तोड़ देता है। वैन देखते हैं कि ड्रैगन अभी काफी इंजर्ड हो गया है। तभी एस्पाडा ऑरा फॉर्म करते हुए यहाँ पर आते हैं। वैन उनसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से पीछे जाए। लेकिन एस्पाडा ड्रैगन की तरफ ही जा रहे होते हैं। वैन चिल्ला के एस्पाडा से कहता है कि अगर एस्पाडा उसके साथ नहीं आएंगे तो वो भी यहीं पर रुकेगा। ये सुनते ही एस्पाडा रुक जाते हैं। ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है लॉर्ड वैन, बस यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर बस कुछ समय निकालने के लिए आया हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। ड्रैगन यहाँ एस्पाडा के सामने आ जाता है। एस्पाडा अपने अर्थ मैजिक का यूज करके ड्रैगन की बैंड बजा देते हैं। चलो हो गया, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। क्या बात है एस्पाडा, आप तो ऑरा फार्मिंग में कमाल के हैं। एस्पाडा भाई आराम से चलते हुए विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। वैन उनसे कहता है कि चलिए मत भागिए। एस्पाडा वैन से कहते हैं कि ऐसे बुढ़ापे में वो भाग नहीं सकते। खामसन वैन से कहता है कि वो एस्पाडा के साथ रहेगा। वैन आगे जाके विलेज के डिफेंस के चार्ज ले। वैन विलेज की तरफ निकल पड़ता है लेकिन अभी भी विलेज काफी दूरी होता है। औरतों की पार्टी लगभग विलेज के पास पहुंच गई होती है। पैन मेरा वैन से कहती है कि वो सभी पोजीशन में है। पैन मेरा, अगर मैं अभी फेवर को मांगू तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए मुझे क्या करना है? जैसे फॉरेस्ट ड्रैगन करीब आएगा, आपने जो पहले हमला किया था उसी तरह से उस पर अटैक करके हमें ड्रैगन को पिन डाउन करना है। फिर उसके बाद हम उस पर बैलिस्टिक से अटैक करेंगे। क्या बात है, ये प्लान तो बढ़िया है। लेकिन फिर भी किसने सोचा था कि मेरा मैजिक दुश्मन को बस पिन डाउन करने के लिए यूज होगा? माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ड्रैगन का मीट शेयर करूंगा। ड्रैगन यहाँ पर उठ जाता है। वैन सभी को तैयार रहने को कहता है। वैन मन में कहता है कि काश थोड़ा सा और समय मिल जाता। तभी डी और उसके बंदे यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाए। डी भाई सीधा ड्रैगन की तरफ निकल पड़ता है। वैन उससे पूछता है कि वो ठीक तो होगा ना? डी कहता है कि चिंता करने की क्या ही बात है जब उसके पास वैन के बनाए हुए वेपन से। डी ड्रैगन पे अटैक करता है लेकिन ड्रैगन अपने फैंग से उनको ब्लॉक कर देता है। साथ ही ड्रैगन डी के बंदों पर भी अटैक कर देता है। वो शील्ड लगा देती है लेकिन वो पीछे पटक ही जाते हैं। ये तो वैन के वेपन है जिसकी वजह से ये कम से कम ड्रैगन के अटैक को सर्वाइव कर गए। नॉर्मल वेपन होते तो इनका खेल यहीं पर खत्म था। ड्रैगन इनके काफी करीब आगे होता है। एस्पाडा सामने एक वॉल बना देते हैं। डी अपने बंदों से कहता है कि वो रिट्रीट कर रहे हैं। ड्रैगन एस्पाडा की वॉल को तोड़ देता है। वैन तुरंत पैन मेरा को ऑर्डर देता है। पैन मेरा अपने फायर मैजिक फ्लेयर ब्लास्ट से ड्रैगन पर अटैक कर देती है। इसके बाद वैन तुरंत सारे बैलिस्टिक से अटैक करने को कहता है। मॉन्स्टर को सारे अटैक हिट हो जाते हैं। डी जाके चेक करने लगता है कि भाई ये खत्म हो गया ना? लेकिन तभी ड्रैगन अपनी आंख खोलता है और डी पे हमला कर देता है। लेकिन डी लगा के मॉन्स्टर के सर को ही काट देता है और ड्रैगन यहाँ पर खत्म हो जाता है। यकीनन सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। आर्टी टिल वैन के पास आती है और पूछते हैं कि वैन ठीक है ना? वैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी पैन मेरा भी यहाँ पर आती है। लेडी आर्टी, तो आप टिल के साथ थी? हाँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बॉय, कहना पड़ेगा तुमने
कितने अच्छे कमांड्स दिए। ड्रैगन को स्ले करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। रेगुलर विलेज पे ड्रैगन ने ऐसा अटैक किया होता तो अब तक वो मैप से वाइप हो जाते। एस्पाडा और डी जैसे आपके हीरो जेकिनन वो कॉमन नहीं है। उनका दोस्त कहते हुए मुझे प्राउड फील होता है। साथ तुम्हारी वो बैलिस्टे और उनका वो खतरनाक फोर्स, बाप रे, उन्होंने तो ड्रैगन की स्किन को भी चीर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उनको और अपग्रेड करना चाहिए। अब मैं ऐसे बैलिस्टे बनाऊंगा जो एक साथ 10 एरोस को फायर कर सके। लगता है कि मैंने कुछ भयानक ही सुन लिया। खैर पैन मेरा कहते हैं कि अब उन्हें ड्रैगन स्लेइंग सेरेमनी रखनी होगी। वैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पैन मेरा बताते हैं कि बैटल में डी ने ड्रैगन को स्ले कर दिया है तो उसे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिलेगा अगर वैन सभी विलेजर को जमा करता है और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। आज हमने फॉरेस्ट के लॉर्ड द फॉरेस्ट ड्रैगन को स्ले कर दिया है जिन्होंने बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। हम उन्हें ऑनर देने वाले हैं। अब आगे सब कुछ हाउस कहने से विश काउंटेस पैन मेरा बताएंगी। आज जिस फॉरेस्ट ड्रैगन को हमने हराया है वह इतना पावरफुल है कि काफी सारे विलेज और टाउन को मैं आपसे आसानी से वाइप आउट कर सकता था। बड़ी बड़ी सिटीज भी उससे डरती है लेकिन आज स्मॉल विलेज ने बस उसे सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि कोई भी कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। यहाँ तक टोटल डैमेज बस थोड़ा सा रैम्पार्ट और 2 बैलिस्टे हैं। मैं अभी उनके नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने इस बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट है डी, चिवली के ऑर्डर के डिप्यूटी कमांडर। ये डायरेक्टली ड्रैगन से भिड़ गए और इन्होंने एक स्ट्राइक में ड्रैगन को स्ले कर दिया। दूसरे है कमाल के मेज एस्पाडा। इनके टैलेंट को वर्ड्स में बताना ये नामुमकिन है। इन्होंने अपने मैजिक से ड्रैगन को झुका दिया। और लास्ट में है लॉर्ड वैन जिनके कमांड से एक फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा पाना ये मुमकिन हो पाया। वैन का नाम आते ही सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। खैर ये सेरेमनी हो जाती है। वैन मेरा अपने मन में कहती है कि वो अपने लोली नाइट पोजीशन से विश काउंटेस पोजीशन तक सारे स्टेटस के लोगों से मिली है लेकिन उसे भी नहीं लगा था कि वैन जैसा कोई कमाल का भी होगा। पैन मेरा अपने पास्ट के बारे में बताती है। पैन मेरा रॉयल कैपिटल में नाइट्स के लॉन्ग लाइन में ही पैदा हो गई थी लेकिन जब उसके मैजिक का एप्टीट्यूड पता चला उसे तुरंत बेस्ट कंडीशन काउंटी में भेज दिया गया। पैन मेरा की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा थी कि उसे मरने की इच्छा होती थी। साथ ही उसे दिन रात स्टडी भी करनी पड़ती थी। स्क्वाड कमांडर बनने के क्वेस्ट में पैनमेरा के फीस्ट को पहचाना गया और बस 16 साल की उम्र में पैनमेरा काउंट के चिवलरी ऑर्डर की कमांडर बन गई। उसके बाद पैनमेरा काफी बैटल लड़ी और इतनी ग्लोरी को हासिल किया कि वो एक नोबल बन गई। किंग पैनमेरा के सक्सेस से बहुत ही खुश हो गए थे इसलिए कमांडर बनने के बस 6 साल बाद ही पैनमेरा को विश काउंटेस टाइटल मिल गया। फिर एक दिन पैनमेरा को काउंट फेर्डिनाटो में बुलाया गया। आर्टी के डैड ने उसे बताया कि आर्टी की शादी वो एक रिमोट लैंड के लॉर्ड से करना चाहते हैं। पैनमेरा आर्टी से पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि अगर वो टैलेंटेड होगा तभी आर्टी की शादी उससे होगी तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्टी कहती कि उसका परिवार उसे नहीं चाहता इसलिए वो उसकी शादी कर रही है। पैनमेरा उसे कहती कि ऐसी बात नहीं है, आर्टी के सारे सिबलिंग्स के ऑलरेडी फियांसे हैं। पैनमेरा आर्टी का डर समझ पा रही होती है क्योंकि जब पैनमेरा को उसके पेरेंट्स से दूर किया गया था उसे भी एक अलग सा डर लगा था। लेकिन ये जब लोग यहाँ पर आए तो पैनमेरा को आर्टी के लिए जो भी चिंता थी वो सब कुछ मिट गई क्योंकि वैन बहुत ही काइंड और दिल का अच्छा था। उल्टा वैन से मिलने के बाद आर्टी जो रुकी रुकी रहती थी वो अब खेलने लगी है। पैनमेरा यहाँ पर अनाउंस करती है कि वो वैन के साथ इक्वली अलायंस फोर्ज कर रही है। ये सुनने के बाद वैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अभी तक आप लोगों को मार्केट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला राइट, लेकिन अब आप लोग अगर हमारे साथ अलायंस करते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगी। काउंट फेर्डिनाटो की नाइट्स के इन्वेशन अभी आपको इसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैन मन में कह रहा होता है कि अगर वो अलायंस फोर्ज करता है तो इनिमीज अलाय में बदल जाएंगे, ये फाइनेंशियली भी हेल्प होगी। तो वैन के लिए एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन है। पैन मेरा वैन से पूछते है कि वो उसके साथ अलायंस एक्सेप्ट करेगा। यकीनन वैन हाँ कहता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्पार्टा वैन को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि वैन ने वो रैम्पार्ट्स बना दिए हैं तो अभी उसे नेक्स्ट सिटी की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। वैन को याद आता है कि भाई एस्पार्टा ने उसे कहा था उसे 10,000 लोगों का एम करते हुए आगे डेवलपमेंट करना है। खैर तभी यहाँ पर टिल और खाम सिनाते हैं। वैन को बताते हैं कि बेल और रेंगो को जो वैन ने मैरी कॉमर्स ऑफ चैम्बर से हायर मर्चेंट को लाने के लिए भेजा था वो उनको लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो फॉरेस्ट ड्रैगन के मटेरियल्स को खरीदेंगे। चलो बढ़िया है, सबसे पहले हम मटेरियल्स को बेचते हैं, फिर मैं ऐसी सिटी बनाऊंगा जहाँ पर सभी मजे के साथ रह सकते हैं। वैन यहाँ पर वेयर हाउस में आ जाता है जहाँ पर मर्चेंट ड्रैगन्स के मटेरियल्स को देखे जा रहे होते हैं। वैन सोच रहा होता है कि भाई मेरी चैम्बर्स के ये मर्चेंट ड्रैगन के मटेरियल्स को कितने में खरीदेंगे। रैंगो कहता है कि ये एक ड्रैगन है, इसके ऊपर से ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट ड्रैगन है, उसके स्केल्स, फैंग्स और आंखें सभी के सभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। उन सब मटेरियल्स का वैन को कम से कम 100 प्लैटिनम मिलेंगे। वैन को पता है कि एक प्लैटिनम की कीमत 100 मिलियन येन है। वो कैलकुलेशन करता है और उसे देखने को मिलता है कि भाई
भाई वो ड्रैगन 10 बिलियन येन का वर्थ है। वैन भाई हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो वैन को भाई 582 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं। वैन मैन में कहता है कि भाई क्या मुझे कोई जैकपॉट मिल गया। खैर यहाँ पर हमें इन मर्चेंट को दिखाया जाता है। पहले इनको यकीन ही नहीं था कि भाई ये एक असली ड्रैगन होगा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद इनको कंफर्म हो जाता है कि ये एक असली ड्रैगन है। तो बताइए आप क्या सोचते हैं? लॉर्ड वैन, इन मटेरियल्स को सिर्फ आप मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही देना, ठीक है? हम सबसे रेप्यूटेड मर्चेंट है, हमें रॉयल फैमिली की बैकिंग भी है, तो हम इन मटेरियल्स को हाईएस्ट प्राइस में खरीदेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताइए ये कितने में सेल होंगे? अभी के मार्केट प्राइस को देखा जाए तो इनके 60 प्लैटिनम होंगे। ये सुनकर यकीनन वैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो इनसे कहता है कि वो जाके बेल और रेंगो से बात करेगा। ये सुनते ही मर्चेंट वैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके पास आ ही जाता है और इनको सब कुछ बता देता है। क्या सिर्फ 60 प्लैटिनम? नहीं नहीं, ये बहुत ही कम है लॉर्ड वैन, वो ड्रैगन हाईएस्ट क्वालिटी का है। तब ये मर्चेंट रेंगो के पास आता है। ओए तुम दोनों भी मेरी चैम्बर कॉमर के मेंबर हो ना, तो चुपचाप हम जैसे कहते हैं उसमें हाँ मिला। 1 मिनट रुक जाइए, मर्चेंट होने के नाते हमें प्रॉपर कीमत देनी चाहिए। पूरे साल भर इस रिमोट विलेज में कोई भी दूसरा मर्चेंट नहीं आने वाला, इसलिए हम 60 प्लैटिनम ऑफर करते हैं। तो भी उस लड़की के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे हमें ये बेचना ही होगा, समझे? इसलिए अपना मुंह बंद रखो और हम जो कहते हैं ना वही कहो। वैन भी उनकी बातें सुन पा रहा होता है और समझ भी पा रहा होता है कि प्लैटिनम की कीमत बहुत ही ज्यादा है, तो यकीनन मर्चेंट ऐसा कुछ करेंगे ही। लेकिन बेल कहता है कि वो चीजों को फेयरली करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो। अबे बेवकूफो, प्रेसिडेंट को पता चल गया ना, वो तुम्हें धक्का मार के कॉमर्स से निकाल देंगे। इतना कह के ये मर्चेंट यहाँ से निकल जाते हैं। तुम दोनों को कोई भी चिंता नहीं है, वो तुम्हें मेरी चैम्बर कॉमर्स से निकाल सकते हैं। दोनों भाई कहते हैं कि उनको पता है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है। शुरू से ही उन्होंने फैसला किया था कि वो बिजनेस को फेयरली करेंगे। तो तुम दोनों अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी क्यों नहीं खोलते? अरे लॉर्ड वैन, आप ये इतने आसानी से कह रहे हैं, पर एक ट्रेडिंग कंपनी को बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले मर्चेंट गिल्ड को रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, दूसरी खुद की कोई शॉप होनी चाहिए, और तीसरी चीज एक टाइटल वाली नोबल से समर्थन भी चाहिए होता है। ये सुन के वैन मन में कहता है कि पहले 2 चीजें तो आसान है, लेकिन लास्ट वाली थोड़ी सी दिक्कत वाली है। अभी के लिए वैन को टाइटल के साथ वाले एक नोबल पर्सन कौन है इसके बारे में पता ही है। यकीनन वैन यहाँ पर पैन मेरा के पास आके उसे सारा मसला बता देता है और पैन मेरा तुरंत ही हाँ कह देती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सुन के वैन थोड़ा सा हैरानी हो जाता है। वो पैन मेरा को बताता है कि मेरी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को रॉयल फैमिली का बैकअप है, तो उससे पैन मेरा को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पैन मेरा कहती है कि अगर वो एक न्यूली एलिवेटेड नोबेल के तौर पर एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी फाउंड करती है, तो उन्हें रॉयल फैमिली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और फर्क पड़ता भी है तो एक रॉयल फैमिली होने के नाते उनके लिए ये शर्मनाक होगा। मतलब एक रॉयल फैमिली जो कि एक न्यूली नोबेल से डर गई, यकीनन उससे इनकी इज्जत कम हो जाएगी। साथ ही पैनमेरा के पास अपना खुद का कोई भी लैंड या नाइट्स नहीं है, तो अगर पैनमेरा को आगे बढ़ना है तो उसे ऐसी चीजें करनी होगी जिससे लोगों के बीच में उसकी चर्चा हो, और यकीनन अब यहाँ पर ऐसे वैन की हेल्प वो करेगी तो उसके चर्चे होना पक्का है कि एक विश काउंटेस ने 2 ईमानदार मर्चेंट की हेल्प की। वैन कहता है कि भाई अगर पैनमेरा को लोगों की नजर में ही आना है तो वो ड्रैगन को स्ले करने का क्रेडिट खुद ले ले, फिर तो लोग बस उसकी बातें करेंगे और इससे वैन को भी फायदा मिलेगा कि भाई उसकी फैमिली इसके बारे में बात नहीं करेगी। बॉय, तुम्हारी सोचने की प्रोसेस में थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ड्रैगन को स्ले करना ये बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। भले ही मैं कहती हूँ कि मैंने उसे खत्म किया है, तो वो लोग पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मैंने एक ड्रैगन को कैसे स्ले कर लिया, और फिर उनके इन्वेस्टिगेशन आखिर में तुम तक ही आएंगे। अरे यार, अगर मेरी फैमिली ने मुझे बुला लिया तो मैं क्या करूँ? उसे अवॉइड करने का एक तरीका है। पैन मेरा वैन को सजेस्ट करती है कि वो अपने आप के लिए एक टाइटल ले ले। ये सुनने के बाद वैन भाई काफी हैरानी हो जाता है। पैन मेरा वैन को बताती है कि सारे नोबेल के पास टाइटल्स होते हैं। हम देखते कि यहाँ पर नाइट, बैरोनेट, बैरॉन, विस्काउंट, मार्किस और लास्ट में सबसे ऊपर ड्यूक, ये टाइटल्स है। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, वैन के डैड मार्किस है और उनका नाम जाल्फा है। खैर, पैन मेरा आगे वैन को बताती है कि उसने मेहनत करके लोली टाइटल नाइट से विस्काउंटेस को हासिल किया है, लेकिन वैन मार्किस का बेटा है तो वो डायरेक्टली बैरॉन से स्टार्ट कर सकता है। लॉर्ड वैन, अपने आप के लिए टाइटल दीजिए और अपना खुद का ही एक नया हाउस होल्ड बना दीजिए। आपको बस डिक्लेयर करना होगा कि आपने ड्रैगन को स्ले कर दिया है। अरे नहीं नहीं, इससे तो मैं स्टैंड आउट हो जाऊंगा, और आपको इससे भला क्या प्रॉब्लम है? उल्टा आप फेमस हो जाएंगे कि एक 8 साल के लड़के ने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। उस
अचीवमेंट का यूज करके आपको टाइटल आसानी से मिल जाएगा। इतना कह के पैनमेरा यहाँ से निकल जाती है। आगे वैन इन दोनों को बता देता है कि पैनमेरा उनको सपोर्ट करने वाली है और अब वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जानने के बाद ये दोनों भाई हद से ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब इनकी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है तो ये वैन से कहते हैं कि ड्रैगन के मटेरियल्स के लिए वो वैन को 130 प्लेटिनम देंगे। ये सुन के भाई वैन बहुत ही खुश हो जाता है। अब ये दोनों मटेरियल्स को सेल करने के लिए रॉयल कैपिटल ले जाने वाले होते हैं, लेकिन इनको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई कैरेज नहीं है। वो मेरी चेम्बर के मर्चेंट कैरेज के साथ यहाँ से निकल गए होते हैं। पैनमेरा आके इनको बताती है कि बेल और रेंगो मटेरियल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, उनको उन घटिया मर्चेंट की बात माननी होगी, इसलिए वो यहाँ से निकल गए। लेकिन वैन कहता है कि भाई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बना देगा तुम्हारे लिए कैरेज। साथ ही पैनमेरा कहती है कि कैरेज के लिए वो अपने वॉर हॉर्स को ले जा सकते हैं, वो काफी ट्रेंड है और उनकी स्पीड वो तो एक अलग ही लेवल की है। हमें इन दो घटिया मर्चेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बड़े खुश होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि अब तो बेल और रेंगो रोते हुए इनके पास डिसीजन बदलने के लिए आएंगे, लेकिन तभी पैनमेरा और वो दोनों भाई इनके साइड से होते हुए निकल जाते हैं। ये दोनों पैनमेरा और इन दोनों को देख लेते हैं। उनके साथ विश काउंटेस है। ये देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि भाई बेल और रेंगो उनकी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों हद से ज्यादा ये हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूडेरिया किंगडम के रॉयल कैपिटल ऑडियंस चैम्बर में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि पैनमेरा यहाँ पर अपनी रैंक को बढ़ाने और वैन को टाइटल दिलाने के लिए आई होती है। ये है स्कूडेरिया किंगडम के किंग डिनो एंड सोरा बेलरिनेट। किंग पैनमेरा से वैन के बारे में पूछते हैं। पैनमेरा बताती है कि वैन एक रिमोट विलेज का लॉर्ड है, अभी वो अपने विलेज को सेफ गार्ड कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रॉयल कैपिटल में नहीं आ पाया। और तुम एक ऐसा मैन को नोबल टाइटल के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हो? उसके ग्रेट कारनामों की वजह से और उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तुम उसे रिकमेंड कर रही हो तो इसलिए मुझे उम्मीदें ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि एक रिमोट विलेज में उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसे टाइटल देने के लिए रिकमेंड कर रही हो? उसने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। ये सुनने के बाद सभी के सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। जिस लॉर्ड की तुम बात कर रहे हो क्या वो एक एलिमेंटल मैज है? नहीं, उसका मैजिक के लिए एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक है। क्या कहा तुमने? प्रोडक्शन मैजिक? आखिर वो कौन है? मार्किस फेर्टिरियो का सबसे यंगेस्ट बेटा वैन फेर्टिरियो, एक ऐसा लॉर्ड जो बस 8 साल का है। ये सब सुनने के बाद किंग को अब वैन के बारे में और भी जानने का मन हो रहा होता है। पैनमेरा वैन विलेज में आया तब से क्या क्या हुआ वो सब कुछ किंग को बता देती है, जैसे कि उसने अपने साथियों के साथ डाकुओं को हराया, फिर अपने मैजिक से विलेज को कैसे इम्प्रूव किया और आगे वो ड्रैगन का इंसिडेंट भी बता देती है। ड्रैगन स्लेइंग इंसिडेंट में मैंने उसकी हेल्प की, हालांकि बस ड्रैगन को पिन डाउन करने के लिए। उसके बाद वैन और उसके साथियों ने अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे स्ले कर दिया। और आप जान के हैरान होंगे कि ड्रैगन का अटैक होने के बाद भी विलेज में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। ये सब सुन के किंग भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। 100% यकीन दिलाने के लिए पैनमेरा यहाँ पर अपने साथ ड्रैगन का फैंग लेके आई होती है। इसे देखने के बाद अब सबको पूरा यकीन हो जाता है कि पैनमेरा ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। पैनमेरा किंग से कहती है कि वो आके वैन जो विलेज को कैसे चेंज किया है वो देखे। किंग कहते हैं कि बिल्कुल, अभी वो जितना हो सके उतना जल्दी वैन से मिलना चाहते हैं। आगे पैनमेरा लोगों में जाके सबसे कहते हैं कि वैन फेर्टियो ने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया, उसके इस अचीवमेंट से उसे बैरन बना दिया गया है। लोगों में भाई अभी इसकी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें विलेज में दिखाया जाता है। पैनमेरा और बाकियों के जाने के बाद वैन ने यहाँ पर विलेज के हाउसेस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया होता है। इसके बाद वैन ने यहाँ पर 2 बड़े से टावर्स भी बना दिए होते हैं जिससे दूर के एनिमीज को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। खैर तभी वैन को भाई यहाँ पर भूख लग जाती है। आगे सभी मस्त से यहाँ पर टावर के टॉप में आके लंच का आनंद लेते हैं। ऊपर से नीचे विलेज का नजारा बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है। स्पार्टा कहते हैं कि अब विलेज काफी डेवलप हो चुका है, अब इसे एक टाउन कह देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टिल ने यहाँ पर डेजर्ट के लिए केक भी बना दिया होता है। वैन टिल से पूछते हैं कि उसने ये केक कैसे बना दिया। टिल बता दे कि बेल और रेंगो ने विलेज में शॉप सेट करने के बाद टिल को वहाँ से केक बनाने के इंग्रेडिएंट्स मिल गए। आगे सभी केक का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद खामसिन को विलेज के बाहर कोई दिखता है। देखने से वो सोल्जर या एडवेंचरर की तरह नहीं लग रहे थे। ये सभी नीचे आते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये तो किसी दूसरे विलेज से आए हुए विलेजर्स है। एक ओल्ड मैन कहता है कि क्या ये सितो है? ये सुन के वैन कुछ समझ नहीं पाता। स्पार्टा बताते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों से उसने सुना है कि इस लैंड विलेज से पहले भी इसे सियोत नाम से जाना जाता था, इसलिए इस विलेज को सियोत से भी रिफर किया जाता है। तो ये सच में सियोत है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कितना चेंज हो गया है। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ओल्ड मैन बताता है कि ये नेबर विलेज से यहाँ पर आए हैं। उनको वहाँ पर हेवीली टैक्स किया जाता है और काम करने के लिए वहाँ बस कुछ ही यंग लोग हैं। इस वजह से उनका वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। ये लोग यहाँ सियोत के लोगों से बात करने के लिए आए थे। वैन पूछता है कि उनके पास काम करने के लिए यंग लोग कम क्यों है। ओल्ड मैन बताता है कि उनके यंग
लोगों को उनके मर्जी के बिना काउंट के लोग उठा के ले गए हैं ताकि वॉर में उनकी फोर्सेस बढ़ जाए। ये सुन के वैन समझ जाता है कि ये लोग फेर्डिनांड काउंटी के विलेज से हैं। वैन जानता है कि किसी और डोमेन से उसे यहाँ पर लोगों को वेलकम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये लोग रिस्क लेके यहाँ पर इतनी दूर तक आए हैं। वैन फैसला कर लेता है क्यों ना आप यहीं पर अपना घर बसा ले। आप ये कह रहे हैं कि आप हमें इस विलेज में ले रहे हैं, लेकिन हम में से किसी के पास भी पैसे नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कुछ समय के लिए टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास फूड है, मैं आपके लिए घर भी बना दूंगा। ये सुन के सभी विलेजर्स हैरानी रह जाते हैं। वो कह रहे होते कि क्या ये हेवन तो नहीं। वैन इससे पूछता है कि टोटल कितने विलेजर्स है। ओल्ड मैन बताता है कि यहाँ तक वो बस 10 ही आ पाए हैं, लेकिन उनके विलेज की पॉपुलेशन लगभग 300 की है। वैन कहता है कि हर एक परिवार के लिए एक होम ये इनफ होगा। ये सुन के तो ओल्ड मैन कहता है कि इनके लिए वो सपना है। वैन ओल्ड मैन से कहता है कि वो कुछ एडवेंचरर को विलेजर्स को यहाँ तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेजेगा और उनके सामान के लिए भी वो कैरेज अरेंज कर लेगा। ओल्ड मैन कहता है कि ऑलरेडी वैन उन पे काफी ज्यादा एहसान कर रहा है, कैरेज की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास काउस है तो वो सामान कैरी कर लेगी। काउस सुन के भाई वैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ओल्ड मैन बताता है कि उनके पास टोटल 10 काउस है। वैन मन में कहता है वाह यार काउस, वो मिल्क देगी, फिर उससे हम चीज बटर और बहुत कुछ बना सकते हैं। आगे हमें शाम में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि औरत और बाकी के एडवेंचरर्स विलेजर्स को टाउन में ले जा रहे होते हैं। औरत देखता है कि उसके साइड वाली लड़की काफी ज्यादा परेशान सी है। वो उसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। सच कहूँ तो मैं इसके अगेंस्ट थी, हम अचानक से ही कहीं और जा रहे हैं, और वो भी कहाँ, और ज्यादा रिमोट विलेज में। हाँ तुम एक रिमोट विलेज में जा रही हो, लेकिन वो रिमोट विलेज एक पैराडाइज है। लड़के औरतों की बात कुछ समझ नहीं पाती। खैर आगे सभी विलेज में आ जाते हैं। वह सबको वेलकम करता है। ये सभी यहाँ पर थके हारे आएंगे ये बात वैन को पता थी, इसलिए उसने ऑलरेडी यहाँ पर एक वेलकम इवेंट बना दिया होता है जहाँ पर खाने पीने के लिए कोई भी कमी नहीं होती। वैन ने सबके लिए घर भी बना दिए होते हैं। वह इनसे कहता है कि यहाँ पर मस्त से खाना वगैरह एंजॉय करने के बाद वो अपने घर में जाके मस्त से रेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का वैन से पूछता है कि क्या वो मीट खा सकता है। एकदम वैन हाँ कहता है। सभी विलेजर्स खाना खाते हैं। अब ये लड़की यहाँ पर समझ जाती है कि औरतों ने पैराडाइज क्यों कहा था। आगे खाना वगैरह खाने के बाद एक विलेजर वैन से पूछता है कि क्या उनके लिए कुछ वर्क है जो यहाँ पर वो कर सकते हैं। विलेजर्स यहाँ पर जीने के लिए अर्न करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई सेविंग तक नहीं होती। वैन कहता है कि विलेज में नए इन और शॉप्स ओपन होने वाले हैं और काफी सारे फील्ड्स भी हैं, तो सबके कैपेबिलिटीज के अनुसार काम मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ पर डेजर्ट के लिए केक्स भी बना दिए होते हैं। काउस आते ही उसने तुरंत उसे मिल्क लेके ये बनाए होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ विलेज अब मस्त से एक्ट होता। अब कुल्लू यहाँ काउस के साथ मस्त से घुल गए होते हैं। ये सब देख के वैन को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी एस्पार्टा कहते हैं कि अब वैन को अपने स्टडीज में ध्यान देना चाहिए, जो सुन के वैन का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। खैर तभी यहाँ पर औरतों और बाकी की ये आते हैं और तो बड़ी निराशा के साथ वैन से कहता है कि उसे गलती से डंजन का एंट्रेंस मिल गया है, जिसे वैन और बाकी सब अवॉइड कर रहे थे। ये सुनने के बाद वैन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। एस्पार्टा वैन से कहते हैं कि अब डंजन डिस्कवर हो ही गया है, तो इसके बारे में वैन को रॉयल कैपिटल को एक मैसेंजर भेज के सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए। वैन मन में कहता है कि डंजन की डिस्कवरी से अब यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स आएंगे और उसके डैड को पता चल जाएगा कि वैन यहाँ पर क्या क्या डेवलप किया है। खैर वैन के पास अभी कोई भी रास्ता नहीं होता। वैन ज़ारा से कहता है कि वो जाके इसके बारे में रॉयल कैपिटल को रिपोर्ट करेगा। वैन को पता ही है कि ज़ारा पार्टी का स्काउट है, तो यकीनन डंजन उसे ही मिला होगा और ये बात बिल्कुल सही होती है। और तो कहते हैं कि उसे भी ज़ारा के साथ जाना चाहिए, लेकिन वैन उसे कहता है कि औरतों और फ्लूरियल के लिए उसने अलग टास्क रखा है। उन दोनों को डंजन के अराउंड के एरिया को एक्सप्लोर करना है। इस टास्क के लिए वैन इनको एक बड़ा गोल्ड देगा। ये सुनते ही और तो तुरंत इसके लिए तैयार हो जाता है और ज़ारा से कहता है कि वो अपने रॉयल कैपिटल की सोलो ट्रिप में एंजॉय करे, आराम से ट्रैवल करना है, ठीक है। तुम दोनों कितने बुरे हो यार। ज़ारा को खुश करने के लिए वैन उसे एक मिथ्रिल शॉट देता है। ये देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ज़ारा भाई बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना काम करने के लिए निकल जाता है और तो और फ्लूरियल कह रहे होते हैं कि वो जाएंगे, लेकिन यकीनन अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। आगे ज़ारा अपने रॉयल कैपिटल की तरफ निकल रहा होता है। वो काफी आगे आ चुका था, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक कैरेज दिखता है जिसपे 3 स्टोन औरत ने अटैक किया होता है। नॉर्मली ज़ारा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अभी उसके पास वैन ने बनाई हुई स्वॉर्ड है, वो भी मिथ्रिल से बनी हुई। ज़ारा इन मॉन्स्टर को एक एक करके यहाँ पर खत्म कर देता है। तभी आगे हम देखते कि उस कैरेज से एक लड़की बाहर आती है। उसकी जान बचाने के लिए वो ज़ारा को थैंक्स कहती है। पहले इन दोनों का जरा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। इनके बीच के बातचीत से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम फ्लैमेरिया है और इसके फादर एक बैरन थे, लेकिन बैटल में वो मारे गए। इसलिए अभी फ्लैमेरिया रॉयल कैपिटल में एक नोबेल के हाउस में मेड के तौर पर काम करने के लिए जा रही होती है। ज़ारा फ्लैमेरिया को बताता है कि वो एक रिमोट विलेज में रहता है, वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है। उसे यकीन है कि फ्लैमेरिया को वहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा और ज़ारा उसे वहाँ पर और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सब सुन के तो
फ्लैमेरिया जारा के प्यार में गिर जाती है। वैसे जब जारा ने उसे बचाया था तभी फ्लैमेरिया उसके प्यार में पड़ गई थी और यकीनन जारा के कहने के बाद अब वो उसके साथ विलेज में आने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वैन को पता है कि भाई अभी डंजन डिस्कवर हो गया है तो डंजन के लिए यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर की भीड़ आएगी। वैन उनके लिए एक आउटपोस्ट बनाने का सोच रहा होता है। साथ ही उस आउटपोस्ट को गवर्नर करने के लिए भी कोई चाहिए था तो वैन एस्पार्टा को उसे गवर्नर करने को कहता है। एस्पार्टा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एस्पार्टा आगे वैन को बताते हैं कि उसे एक नया चिवलेरी का ऑर्डर भी बनाना चाहिए जो आउटपोस्ट में शांति रख सके। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, हमारे विलेज सियोत में डी का ग्रुप द सियोत चिवलेरी का ऑर्डर होगा और नए आउटपोस्ट में हम एस्पार्टा चिवलेरी का ऑर्डर बना देंगे। क्या आप बदला ले रहे हैं? बात ऐसी है कि वैन लेक यहाँ तक वैन टाउन ऐसे नाम एस्पार्टा ने ही सजेस्ट किए थे। वो तो जब वैन को पता चला कि विलेज का नाम सियोत है इसलिए वैन बच गया। वैन को ऐसे अपना नाम लगा कि विलेज का नाम या लेक का नाम रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अभी यहाँ पर मौका मिल गया है तो वैन एस्पार्टा के मजे ले रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विलेज के बाहर आउटपोस्ट का काम चालू हो गया होता है। नए आए हुए विलेजर भी मस्त से वैन की हेल्प कर रहे होते हैं। वैन मन में कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो एक मंथ के अंदर यहाँ पर एक नया आउटपोस्ट बना देंगे। तभी वैन को एक आइडिया आता है कि वो इन नए बंदों को सियोत चिवलेरी के ऑर्डर का हिस्सा बना सकता है। वैन डी से कहता है कि वो जाके कुछ बंदों को अपने ऑर्डर में ले ले, लेकिन डी जब इनसे पूछता है तो ये बताते हैं कि ये सारे ऑलरेडी एस्पार्टा चिवलेरी के ऑर्डर में जा चुके हैं। ये सुनने के बाद वैन भाई हैरानी हो जाता है। वो मन में कहता है कि भाई एस्पार्टा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, उन्होंने ऑलरेडी अपने ऑर्डर के लिए मेंस को सिक्योर कर दिया है। खैर तभी खामसिन यहाँ पर आता है। वो वैन को बताता है कि जारा वापस आ गया है, लेकिन इसके बाद हमें सीधा वैन को इन दोनों के पास दिखाया जाता है और यकीनन वैन पूछता है कि ये लड़की कौन है। जारा शॉर्ट में वैन को बताता है कि इस लड़की के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो वो उसको यहाँ पर लेके आ गया। हालांकि लड़के बताते हैं कि जारा ने उसे ऑर्क से होने वाले हमले से बचाया। फ्लैमेरिया जारा से कहती है कि किसी कहानी के हीरो से भी ज्यादा जारा उसके लिए वंडरफुल है। वैन भाई यहाँ पर समझ जाता है कि इन दोनों का क्या सीन चल रहा है। खैर तभी सामने से बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पर आ रहे होते हैं। वैन को पता ही था कि ये होने वाला है, यकीनन वो सभी यहाँ पर डंजन के लिए आए होते हैं। पहले वैन को लग रहा होता है कि भाई वो सभी के सभी बुरे हैं, लेकिन आगे पता चलता है कि ये सभी बस दिखने में ही बुरे होते हैं। वो तो वैन और बाकी से कह रहे होते हैं कि वो साइड में हट जाए, कहीं उनको चोट न लग जाए। एडवेंचरर्स वैन और बाकी सबसे पूछते हैं कि भाई वो यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हैं, मॉन्स्टर ने अटैक किया तो वो सभी ट्रबल में पड़ सकते हैं। चिंता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन कोई मॉन्स्टर आ भी जाता है तो भी कोई भी दिक्कत की बात है नहीं क्योंकि विलेज पास ही है। एडवेंचरर पूछते हैं कि भाई विलेज कहाँ पर है। वैन पीछे दिखाता है। ये देख के एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसे विलेज कैसे कहा जा सकता है, उधर इतने बड़े रैम्पर्ट्स हैं। एडवेंचरर्स समझ नहीं पा रहे थे कि भाई उनको बनाया भी कैसे क्या होगा। वैन इनको दिखाता है ऐसे। वैन अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर कुछ फेंसिंग को बना देता है। ये देखने के बाद एडवेंचरर हद से ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी डी यहाँ पर कुछ मटेरियल्स लेके आता है। लॉर्ड वैन, मैंने और भी कुछ लॉक्स लाए हैं, ये काम आएंगे। एक मिनट लॉर्ड वैन, ये तो वही ब्रेड है जिसके रॉयल कैपिटल में चर्चा हो रहा है। हाँ, तुमने हमारे लॉर्ड को ब्रेड कहा? सियोत चिवलेरी का ऑर्डर का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अब तुम कौन हो? है डी उसके स्वॉर्ड को काट देता है। इसके बाद हमें सीधा थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है। डी की स्ट्रेंथ देखने के बाद सारे एडवेंचरर अब उससे डरने लगे हैं। ये सभी थोड़े हैरानी थी कि वैन इतना छोटा है और यहाँ का लॉर्ड है। खैर तभी और उसके मेंबर यहाँ पर आ जाते हैं और इतने सारे एडवेंचरर को देखने के बाद और तो समझ जाता है कि भाई अब उसे यहाँ ट्रैवल करने के लिए भी कोई है। खैर तभी यहाँ पर जारा आता है। जारा के साथ लड़की को देख के और तो उसे पूछता है कि ये कौन है। जारा लड़की के बारे में और तो कोई इंट्रोडक्शन दे देता है और आगे कहता है कि अभी वो दोनों इन में आराम करने के लिए जा रहे हैं तो औरतों से बाद में बात करेगा। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये सब यहाँ पर हद से ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे ना? ये नामुमकिन है। शायद से मुझे उन दोनों के लिए एक नया घर बना देना चाहिए। क्या उन दोनों के लिए? नहीं यार, ये नहीं हो सकता है। खैर यहाँ पर वैन प्लूरियर से डंजन के बारे में पूछता है। प्लूरियर बताते हैं कि डंजन के आसपास ज्यादा मॉन्स्टर है नहीं, हालांकि डंजन के एंट्रेंस में काफी बड़ी दरार है। एक दरार? वैसे वो डंजन यहाँ विलेज से कितना दूर है? कैरेज से जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। इतना दूर? प्लूरियर बताती है कि ज्यादातर डंजन का नेचुरल एनवायरनमेंट काफी हार्श होता है, इसलिए लोग वहाँ पर छोटे मोटे अड्डे बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं। हालांकि अभी तक ही ये नामुमकिन था। वैन यहाँ पर प्लूरियर की बात समझ जाता है कि वैन वहाँ पर जाके उनके
के लिए एक बड़ा सा बेस बना ले। वैन पहले कुछ बहाने मार के प्लूरियर को अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन प्लूरियर वैन के हर बात का काउंटर देते हुए उसे कह देती है कि कल वैन उनके साथ डंजन में आ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आता है। सारे एडवेंचरर एक साथ मिलके इस मॉन्स्टर को कुचल देते हैं। भाई खैर यहाँ पर हमें वैन को दिखाया जाता है। भले ही वैन को जाने में उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो देखता है कि टिल और आरते ऐसे बाहर का नजारा देख के बड़े खुश हैं। आगे ये डंजन के काफी करीब आगे होते हैं। जैसे वैन आगे देखता है वो तुरंत कैरेज को रोकने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी दरार होती है और ये लोग दो लकड़ियों के सहारे से आगे जा रहे होते हैं। एडवेंचरर्स को ऐसे हालत में भी कोई डर लगता नहीं। वैन चिल्ला के इनको वापस आने को कहता है और यहाँ पर एक ब्रिज बना देता है। डंजन के एंट्रेंस के पास आके पहले वैन यहाँ पर एक दरवाजा बनाता है ताकि अंदर के मॉन्स्टर बाहर ना आ पाए। फिर साइड में एडवेंचरर्स के लिए एक बेस बना देता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। बेस के फर्स्ट फ्लोर में रेस्ट एरिया है, सेकंड फ्लोर में कैफेटेरिया और थर्ड फ्लोर सोने के लिए। साथ ही वैन ने ऊपर एक टेरेस भी बना दिया होता है जहाँ से बाहर का नजारा देखने का एक अलग ही सुकून है। वैन ने यहाँ पर वाटर टैंक भी बना दिए होते हैं जो रूफ से आने वाले रेन वाटर को अंदर ले लेते हैं। आगे शाम हो जाती है। वैन औरतों से कहता है कि बेस का मैनेजमेंट वो औरतों पे सौंप रहा है, औरतों को सब पे नजर रखनी है। औरतों हाँ कहता है। अभी रात होने को आई होती है। वैन कहता है कि भाई अभी उन्हें विलेज पे जाना होगा वरना स्पार्टा हाउस की बैंड बजा देगा। तभी यहाँ पर आरती को एक मिथ्रिल और दिखता है। सभी के सभी उसे यहाँ पर देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वैन आरती से कहता है कि वो तो कमाल की है। आरती कहती है कि उसे बस ये ऐसे ही मिल गया। खैर आगे सभी विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर स्पार्टा विलेज के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। वैन की भाई हालत टाइट हो जाती है। लॉर्ड वैन हमें बहुत करनी होगी, प्लीज जरा आइए। अरे कोई तो मेरी हेल्प करो। और तो ये सब हो रहा है क्योंकि मैंने एडवेंचरर की हेल्प की। सर स्पार्टा इस बार एक्चुअली में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन स्पार्टा और तो कुछ चुप होने को कहता है और वैन को पकड़ के साथ ले जाने लगता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। यकीनन नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं जैसे नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा गाइस।